हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी रिवाइज कर चुका है। होपफुली आपने भी उसको पूरा गो थ्रू करके पूरे नोट्स बना ले होंगे। सो ऑल यू नो, आपको पता है जैसे कि मैं क्या हूँ। मैं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव हूँ और मैं आप सभी के लिए कॉन्स्टेंटली वीडियो लेके आती रहती हूँ, एक तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से, कि कहीं भी आपको कैप नहीं होना चाहिए, राइट। तो आज हम एक तरीके से रिविजन करने वाले हैं पार्ट 2 का मनी एंड बैंकिंग स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ही मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लो, है ना, बिकॉज नोट्स की तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेटली हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कवर होने वाली है। पार्ट 1 हमने बहुत अच्छे से किया, है ना। तो पूरा मनी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा भाई हमारा बैंकिंग वाला पार्ट, तो उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे एक ही पूरे उसमें। मैंने दोनों को अलग क्यों किया पता है, क्योंकि मुझे पता है आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह बुक्स में मनी अलग गिवन है, बैंकिंग अलग गिवन है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैंने मनी का पूरा अलग बना दिया एक रिवीजन। इससे पहले वाला जो था पूरा मनी का रिवीजन था, इसका अब जो हम करने वाले पूरा बैंकिंग का रिवीजन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या आता है भाई, व्हाट इज अ बैंक। लो जी, ये कोई बात होती है पूछने की। बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स, जो एक तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करता है, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, आपको विड्रॉल की फैसिलिटी देता है और इन्वेस्टमेंट करता है बैंक, ताकि उसको प्रॉफिट हो, है ना। अब इसको कैसे लिखना है, दैट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते हो, दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बाय चेक एंड मेक्स लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द परचेज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बैंक कोई हमारी सोशल सर्विस के लिए नहीं खुला है, वो भी प्रॉफिट के लिए खुला है, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट बैंक का काम है लोन्स देना, क्रेडिट कार्ड्स देना, डिफरेंट तरीके की चीज़ों के थ्रू वो लोग अर्न करते हैं। हम लोग को क्या फैसिलिटीज मिलती है, हम लोग अपने डिपॉजिट्स को जमा कर सकते हैं और कभी भी जब चाहो निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें कौन देता है भाई, बैंक ही तो दे रहा है, राइट। तो ये पूरी डेफिनेशन है हमारी बैंक की, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। सो बैंक का क्लासिफिकेशन देखूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना आपके उसमें, हम लोग दो बैंक्स पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स और एक हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। ये दो है आपके कोर्स में, तो हम वही दो पढ़ेंगे। अब जैसे कि जो होता है हमारे पास कमर्शियल बैंक है, उसमें आता है पब्लिक सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड आरआरबी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में नहीं रखनी, ओके। चलो, सो व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक स्टूडेंट्स। सो कमर्शियल बैंक एक बेसिकली प्राइमरी यूनिट होता है ऑफ एन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। लाइक अदर बिजनेसेस, कमर्शियल बैंक्स आल्सो एम्स टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल मतलब ही होता है कि किसी चीज को आप कर रहे हो, क्यों, ताकि आपको प्रॉफिट मिल पाए। सो कमर्शियल बैंक्स आर डन फॉर द प्रॉफिट पर्पसेस, राइट। एंड फॉर दिस दे ऑफर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप भी डेली बेसिस पे बैंक वगैरह जाते होगे। अब तो वैसे बैंक जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बैंक हमारे एक तरीके से फ़ोन में आ गया है, तो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी भी कोई काम होता है तो बैंक तो सब गए ही होगे, राइट। सो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जैसे कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से भाई, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स ही तो हैं, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। ना कमर्शियल बैंक की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये ना हमारी बैकबोन होती है ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। सो इट कैन बी वेरी वेल अज्यूम दैट द हाउस होल्ड सेक्टर्स सेव्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विच इज मेड अवेलेबल टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। आपको पता है ना बैंक कैसे फंक्शन करता है, हम लोग मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसको थोड़ा सेविंग्स हम लोग बैंक में डाल देते हैं, और बैंक के पास सिर्फ हमारा नहीं, दुनिया भर के लोगों की सेविंग्स आती हैं, राइट। जो सेविंग्स आती हैं इसी को एक तरीके से लोन के रूप में बैंक दूसरे को देता है ना, इन्वेस्टर्स को देता है, फर्म्स को देता है। तो वो क्या करते हैं, वो भी उनको इंटरेस्ट देते हैं। तो जो वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं सेविंग्स अकाउंट पर, जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है एज लोन, उसको जब कंपेयर करते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है, राइट।
So commercial bank as a financial intermediate whose main function is to collect savings from the household sector and lend it to the productive sector. यानी क्या करना है, हाउसहोल्ड सेक्टर से एक तरीके से पैसा लेना है ना, और किसको दे देना है भाई, बैंक्स को, सॉरी फर्म्स को. सो हाउसहोल्ड सेक्टर से पैसा लिया, फर्म्स को दे दिया. क्लियर? So now commercial bank act as a financial intermediaries whose main function is to collect savings from the household sector and lend it to the productive sector. Similarly, the rate of interest at which commercial banks accept deposit is known as borrowing rate, है ना, जिस पे commercial banks accept करते हैं, that is borrowing rate, and the interest at which banks lend it out to serve investors वो होता है lending rate, जिस पे वो लोग लोन देते हैं. इस पे क्या है, जिस पे जैसे कि सेविंग्स अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो वाला, और ये जो आपका रहता है लेंडिंग रेट होता है बेसिकली आपका लोन्स पे. क्लियर? सो द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स, है ना, कि बोरोइंग रेट के बीच में और हमारा लेंडिंग रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स, उसी को प्रॉफिट बोलते हैं जो बैंक अर्न करता है. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन? इसको मैं रब कर देती हूँ, उसके बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सो द डिफरेंस बिटवीन, एक तो हमारा होता है स्टूडेंट्स बोरोइंग रेट, ठीक है, माइनस किससे करोगे, जो आपका लोन वाला रेट है, इज इक्वल टू प्रॉफिट. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. So borrowing rate minus lending rate is equals to profit of commercial banks. Clear? So what are the functions of commercial banks? जैसे कि हमने मनी के फंक्शंस पढ़े थे ना पिछले क्लास में, कौन कौन से फंक्शंस थे? What were the functions of money? एक था मेरे पास प्राइमरी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाए प्राइमरी फंक्शंस, वैसे ही मेरे पास सेकेंडरी फंक्शंस भी थे. एक मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है. सिमिलरली सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे पास क्या था, स्टोर ऑफ वैल्यू, और हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. तो ये हमारे क्या थे, दीज वर द फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी और सेकेंडरी. सिमिलरली कमर्शियल बैंक्स के भी दो तरीके के फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी फंक्शन. क्लियर? समझ आया? अभी मैं आपको समझाऊंगी कि प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आता है और सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आता है. ओके, सो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. कमर्शियल बैंक का मतलब ही ये है कि हम लोग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं लोगों से, और जो हमने एक्सेप्ट किया है एज डिपॉजिट उसी को हम लोग तरीके से लोन की तरह हम लोग इसको दे देते हैं, जिनको जरूरत होती है फॉर्म्स को दे देते हैं. राइट? सो दैट इज व्हाई कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स इन अ फॉर्म ऑफ सेविंग्स, फिक्स्ड एंड करंट डिपॉजिट्स. अभी क्या होते हैं इसको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सेविंग्स डिपॉजिट. सबको पता है व्हाट इज सेविंग्स अकाउंट? सबका सेविंग्स अकाउंट होता है ना. आपका डिफरेंट बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट होगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ % का इंटरेस्ट आपको बैंक देती है ना. तो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं. सो सेविंग्स डिपॉजिट अलाउ कस्टमर टू क्रेडिट फंड्स टुवर्ड्स देयर अकाउंट्स फॉर अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दीज डिपॉजिट्स आर एक तरीके से प्रिफर्ड बाय इंडिविजुअल्स विद अ फिक्स्ड इनकम यूटिलाइज क्रिएट सेविंग्स ओवर टाइम. जैसे कि 50,000 की हमारी इनकम है ना, उसमें से मैंने सपोज निकाल लिया 35,000 फॉर माय डेली एक्सपेंसेस, और बाकी के 15,000 मैंने सेव करके रखे फॉर फ्यूचर यूज. तो सेविंग्स अकाउंट में वी कैन सेव. राइट? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो पहला पॉइंट क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का, कि भाई सबसे पहले आप लोग सेविंग्स अकाउंट में सारी चीज़ों को सेव करके रखने वाले हो. क्लियर? चलो भाई, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है भाई, हम सभी मम्मी पापाओं की फेवरेट
एफडी तोड़वानी पड़ेगी, एफडी को बना के रखो। सो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट्स, कम्स विद अ डिटरमाइंड लॉक इन पीरियड, मतलब एक तरीके से पहले से आपको पता रहता है कि इस समय तक खत्म हो जाएगी, राइट। सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज टाइम डिपॉजिट एज द फंड्स आर डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए हम उसको रखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 5 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, तो एफडी का एक फिक्स्ड टाइम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इस पे आपको इंटरेस्ट बहुत हाई मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंट होल्डर्स के पास करंट डिपॉजिट होता है वो यूजुअली बिजनेसमैन रहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज्यादा होते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई करंट डिपॉजिट अलाउ अकाउंट होल्डर्स टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी whenever necessary. So in some cases current accounts also offer overdrafts until a pre-specified limit to individuals and businesses. क्लियर, समझ आया। तो करंट अकाउंट होल्डर्स यूजली ना बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा रहते हैं। यूजली सेविंग्स अकाउंट्स में लिमिट रहती है, हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती और बिजनेसमैन को तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। दैट इज़ वाई उनके लिए करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, मूविंग ऑन। जो हमारा जो सेकंड पार्ट है, पहला हमने क्या कर लिया, हमने सारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लिया 3 तरीके से। तो जब मैंने अपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया तो 3 तरीके से किया, या तो सेविंग्स अकाउंट में रख लेंगे भाई, या तो उसकी आप एफडी बनवा लो, या तो करंट अकाउंट पे। ऐसे ना अपने नोट्स बना सकते हो, जल्दी बन जाते हैं और आपको समझ भी आ जाता है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला जो मेरा पहला प्राइमरी फंक्शन है, उसमें मैं सेविंग्स अकाउंट में भी करवा सकती हूँ, एफडी में भी करवा सकती हूँ, करंट अकाउंट में भी करवा सकती हूँ। सो व्हाट इज प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन्स प्रोवाइड करना, क्योंकि हम सभी को पता है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे चाहिए, सपोज मुझे 10 लाख रुपये चाहिए, हो सकता है कि मेरे पास अभी ना हो और मैं एक साथ जमा कर भी ना पाऊँ, तो हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम द अर्नड इंटरेस्ट। सो यूजुअली बैंक्स रिटेन अ स्मॉल रिजर्व for their expenses while offering the remaining amount to the customers as various types of short-term and long-term credits. Commercial banks provide both secured and unsecured loans. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी हम पढ़ने वाले की क्या चीज़ है, लेकिन जो हमारा जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक छोटा सा अमाउंट, जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ आए तो 100 रुपीज़ बैंक एक तरीके से उसको लोन की तरह नहीं दे सकता, वो कुछ अमाउंट सेव करके रखेगा, ठीक है। जैसे कि हमने 20% सेव कर लिया, तो जो रेस्ट मेरे पास 80 रुपीज़ है ना, उसी को वो लोन की तरह देगा, पूरा का पूरा अमाउंट वो लोन की तरह दे ही नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। अब जो लोन होते हैं, एक होता है हमारे पास सिक्योर्ड लोन्स और एक हमारे पास होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब, सिक्योरिटी का मतलब कि उन्होंने जो लोन दिया है अगर उसका पेमेंट नहीं करता तो उनने जो मेरे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या एक चीज़ को गिरवी रख के जो आप लोन वगैरह लेते हो, वो सिक्योर्ड लोन की तरह, बिकॉज जो आपको लोन दे रहा है उसके पास सिक्योरिटी है कि हाँ ठीक है, अगर ये लोन वापस नहीं देता तो इसका अमाउंट में रख लूँगा। और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो यूजली कम अमाउंट के रहते हैं, उनको मतलब आपने से कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी आपको लोन मिल गया जिसको आप डेली बेसिस पे आपको EMI के थ्रू फुल फॉल करना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट है हमारे पास कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कि आप उनको जो लोन दे रहे हो कैश के रूप में दे रहे हो। सो कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स फंक्शंस इंक्लूड एक्सटेंडिंग एडवांटेजेस या एडवांसेस, है ना, एडवांटेजेस नहीं एडवांसेस, यानी एडवांस में पहले आप उनको पैसे दे रहे हो टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट बॉन्ड्स, इन्वेंट्रीज एंड अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, एंड दिस फैसिलिटी कॉमनली नोन एज कैश क्रेडिट provides a more substantial sum when compared to other forms of credits. Short term credits की अगर बात करते हैं तो short term loans are usually pledged without any security, offering a smaller loan amount and repayment tender, and these are also referred to as personal loans. Clear? जल्दी से screenshot ले लीजिए। Done? थर्ड जो हमारे पास आ रहा है फंक्शन प्राइमरी के अंदर हमारा क्या है,
क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है? अ यूनिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू क्रिएट क्रेडिट, है ना। Instead of offering liquid cash, banks create a line of credit and transfer the loan to business or commercial body at all at once. तो क्या चल रहा है? एक तरीके से हाउस होल्ड जो पैसा सेव कर रहे हैं वो बैंक में डाल रहे हैं, बैंक उसको फर्म्स को एक तरीके से डाल रहा है, फर्म्स उसको फिर से एक तरीके से इनकम की तरह हाउस होल्ड को दे रहा है, फिर हाउस होल्ड सेव कर रहा है, फिर बैंक को डाल रहा है, फिर बैंक से। तो ये पूरा एक तरीके से बार बार ये पूरी जलेबी चल रही है हमारी, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि एक लूप बन गया है, तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा चलता चला जा रहा है, राइट। सो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम इसको पढ़ने वाले। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन। सो सेकंड जो हमारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, अभी हमने क्या फिनिश किया है? प्राइमरी फंक्शंस, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, है ना, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, लोन्स देना, ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ने वाले सेकेंडरी फंक्शंस। उसमें पहला फंक्शन हमारे पास क्या आता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों ने पहली बार टर्म पढ़ा होगा, काफ़ी बच्चे ये ऑलरेडी अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मुझे पता है, बिकॉज इकोनॉमिक्स वाले ह्यूमैनिटीज़ में भी आता है, तो इकोनॉमिक्स उसमें ही पढ़ा जाता है। तो अकाउंटेंसी वाले जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग भी इकोनॉमिक्स को पढ़ ही रहे हैं। सो दैट इज वाई अ फैसिलिटी दैट अलाउज द कस्टमर टू ओवरड्रॉ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हिज करंट अकाउंट्स अप टू अ एग्रीड लिमिट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब होता है कि कस्टमर को आप ओवरड्रॉ करने दे रहे हो, आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक तरीके से विड्रॉ करने दे रहे हो अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू द रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स। हर किसी को ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता, वरना अभी पहुंच जाएंगे सब लेने। ओवरड्राफ्ट मिलता है रिलायबल पर्सन को। रिलायबल मतलब जिस पर ट्रस्ट किया जाता है, हमें पता है कि एक रिलायबल कस्टमर है, वो डेफिनेटली हमें पैसा एक तरीके से रिटर्न करने वाला ही है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप दे सकते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिसाइड्स द कस्टमर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय देम। लेकिन हाँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक तरीका का लोन है, ऐसा नहीं आपको फ्री फोकट में मिल जाएगा, वो आपको उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फाइन। सो ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट है। फाइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी हमारा अकाउंटेंसी का टर्म है। सो अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड द बैंक pays the amount to the holder after deducting the same amount as commission. Now, on the date of maturity, the party which has accepted the bill of pays back the money to the bank. देखो, बैंक हम लोग जब बात करते हैं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जैसे कि दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, वो एक तरीके से एक्सचेंज करना चाह रहे हैं कमोडिटीज़ को, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं? एक बैंक उनका एक एजेंसी की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है, जहाँ पे बैंक लिख के देता है कि अगर सारे गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो हम उनको अमाउंट हम लोगों को एक तरीके से डिलीवर कर देंगे। तो ये क्या होता है? एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को मतलब बिटवीन द फर्म्स। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, बैंक एक तरीके से साइन करके दे रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है एजेंसी फंक्शन। स्टूडेंट्स, दीज आर सम एजेंसी फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं कमर्शियल बैंक्स। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एजेंसी फंक्शंस को पढ़ते हैं। डन। सो पहला हमारे पास आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो ये हमारा जो बैंक रहता है कमर्शियल बैंक, वो हमारे लिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स बहुत इजी कर देता है। एक बैंक से दूसरी बैंक आराम से आप कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट आराम से कर सकते हो। सो दैट इज वाई विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट्स, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड देयर कस्टमर्स विद द फैसिलिटी ऑफ इजी एंड इकोनॉमिकल रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It has made it very easy for us, right? Next हमारे पास क्या आता है? Collection and payments of various items. So commercial banks provide their customers with the service of collecting bills, interest, subscription, rents and other periodical receipts on their behalf. And they also make payments for insurance premiums, taxes, etc. on their customers' standing instructions. तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे बिल्स पेमेंट, ऑटो पेमेंट्स आपने देखे होंगे, हमने बैंक को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको हमारे लिए ये काम करना है, बैंक बोलेगा हम कर देंगे, बस कमीशन थोड़ा सा दे देना। और कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं कमीशन, तो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है, राइट? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सो द सेंट्रल बैंक गिव्स अथॉरिटी टू कमर्शियल बैंक्स
to deal in foreign exchanges. Commercial banks on the behalf of their customers buy and sell foreign exchange and also helps in promoting international trade. ट्रेड का क्या मतलब होता है? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरनेशनल मतलब आप इंडिया से अलग हटके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी आप एक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज. सो कमर्शियल बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और देयर कस्टमर्स परचेज सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टॉक शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज. क्लियर? तो आपने पता है कि स्टॉक मार्केट वगैरह में भी बैंक अकाउंट को लिंक करके हम सारी चीजें कर सकते हैं. तो ये भी एक तरीके का एजेंसी फंक्शन है. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. इनकम टैक्स कंसल्टेंसीज हो गया, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, लेटर्स ऑफ रेफरेंस, ये सारी चीजें भी हैं. फॉर एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. ठीक है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर नाउ, है ना. जैसे कि कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करना, एडवाइस प्रोवाइड करना. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड एडवाइस टू द कस्टमर्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स. तो वो भी एक तरीके से बैंक बिल्कुल प्रोवाइड करता है ना. जो ट्रस्टी एग्जीक्यूटर वाला एक रोल है वो भी एक तरीके से करता है. जैसे कि कई बार होता है सी कमर्शियल बैंक्स प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टी एंड प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर्स. कि भाई ठीक है, विल क्या होता है बेसिकली कि आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, या आप एक तरीके से बताना चाह रहे हो कि कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टीज और द थिंग्स यू होल्ड. तो उसका भी सारी चीज़ें होता है. नेक्स्ट क्या होता है? लेटर ऑफ रेफरेंस वगैरह भी कमर्शियल बैंक्स देते हैं कि हाँ ये पर्सन रिलायबल है, आप उनको लोन दे सकते हैं. एक हिस्ट्री क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास रहती है तो लेटर ऑफ रेफरेंस भी हमें आराम से मिल जाता है. डन. समझ आया? बहुत बेसिक चीज़ है. नेक्स्ट जो मेरे पास आता है फंक्शन, दैट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. यानी यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स बेसिकली क्लास 11th में कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट में, राइट. यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की यूजफुलनेस. तो ये चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं वो सारी चीज़ें भी हमें बैंक प्रोवाइड करता है. जैसे कि लॉकर फैसिलिटी. लॉकर क्यों होता है भाई? कि कोई भी सामान हमारे घर से ज़्यादा बैंक में सेफ है, तो हम बैंक पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो लॉकर फैसिलिटी हमें मिल जाती है. ट्रैवलर चेक्स वगैरह हमें मिल जाते हैं कि चेक वगैरह हमें कहीं इंटरनेशनल टूर के लिए जाना है तो हमें हेल्प मिल जाती है, राइट. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो. डन. लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब sometimes people need to show their credit worthiness for various reasons and commercial banks certify the credit worthiness of the credit worthiness. मतलब कि हाँ भैया ये पर्सन रिलायबल है, आप इसको लोन दे सकते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज. एक तरीके से उसके भी एजेंट की तरह काम करते हैं. सो कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज. दैट इज द पब्लिक हैज फुल फेथ इन द बैंक्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड दे डू नॉट हेसिटेट इन परचेजिंग द सिक्योरिटीज विच आर अंडर रिटन बाय बैंक्स. जैसे कि बैंक्स भी कई बार आपको रिकमेंड करते हैं कि ये वाली सिक्योरिटीज अच्छे हैं, ये वाला स्टॉक मार्केट आप ये वाला इस सारी चीज़ों पर इन्वेस्ट करो, आपको फायदा मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है. स्क्रीनशॉट क्विकली. डन. लास्ट है हमारे पास बैंक से इतना ही नहीं, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी करती है. जैसे कि कमर्शियल बैंक्स एडवाइज देयर कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स बाय कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके उसका इवैल्यूएशन करके एनालिसिस करके आपको एक तरीके से रिपोर्ट बना के भी देती है भाई बैंक. तो आपने जितनी फाइनेंशियल डिसीजंस है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी. तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है किसका भाई? हमारे बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स. Done. So now we have the most important topic, that is money creation और credit creation. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है. ये आप मान लो कि आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में तो डन ही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना. और इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि रिवीजन क्या है, हमने बहुत पहले पढ़ा था, हम भूल जाते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक जो चीज़ें थी वो इजी थी कि आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन ये वाला पार्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगर आपने पहले नहीं समझाया है या आप भूल गए हो या कंफ्यूज हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. ये समझ नहीं आया, आगे की चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी. तो दैट इज़ वाई इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैं ध्यान देने वाली हूँ. तो पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको स्लो लग रहा है आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन इसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी.
ठीक है। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, ये भी एक वन ऑफ द फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक का। हमने पहले पढ़ा था कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, अब वो होता कैसे एक्चुअली में उसको हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट्स जो हम लोग जमा कर रहे हैं और वो लोन्स दे रहे हैं, इससे वो अपना प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, किस तरीके से मनी सप्लाई में पैसे को बढ़ा रहे हैं, इसको हम स्टडी करने वाले हैं किसमें, मनी क्रिएशन में, ठीक है। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं। सो अजम्पशंस क्या क्या हैं, अजम्पशंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी वन यूनिट, एक ही यूनिट है, दैट इज बैंक्स, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स हैं और किसी की हम कोई बात नहीं कर रहे। पहला अजम्पशन हमारा ये है। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, दैट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, जैसे कि पेमेंट्स आर मेड बाय चेक एंड रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब कुछ यूपीआई वगैरह कुछ नहीं है, चेक और हमारा रिसिप्ट जो है आप डिपॉजिट करके आओगे बैंक में, वही दो सिस्टम है। पहला क्या है कि पूरा सारी चीजें जो पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक है जो है बैंक, और सेकंड हमारा क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो भी आप लोग एक तरीके से विड्रॉ कर रहे हो वो कैश से हो रहा है, और जो भी डिपॉजिट कर रहे हो डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कर रहे हो। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी क्विक, ओके ओके। Next we have what is the process. So banks grant loans by opening a deposit account in the borrower's name and crediting the loan amount in its account, creating a secondary deposit. प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, वो डिपॉजिट जो कस्टमर जाके बैंक में कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या हो गया, जब बैंक कर रहा है डिपॉजिट किसके अकाउंट में, कस्टमर्स के अकाउंट में। कब करता है, जब वो लोन प्रोवाइड करता है ना। तो सबसे पहले लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट में, मतलब बैंक में। सो बैंक मस्ट कीप अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स। मैंने क्या बोला था, अभी आपको समझाया था कि अगर उस बैंक को 100 रुपये मिले हैं तो 100 के 100 पूरा लोन में नहीं देने वाला है, कुछ परसेंट, जैसे कि मैंने बोला था 20% वो बचा के रखेगा और बाकी का जो 80 है उसको लोन की तरह देगा। तो ये जो 20 है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, LRR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल रिजर्व रेशो। एक ऐसा रेशो जिसको हम असाइड रखते हैं फ्रॉम आर डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग सेव करके रखते हैं और बाकी का चीजें हम लोग लोन की तरह दे सकते हैं। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। डन, ओके। सो व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड व्हाट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, कैश डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल इनटू वेरियस बैंक अकाउंट्स, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका फिक्स्ड हो, चाहे आपका टर्म डिपॉजिट हो, चाहे करंट हो, कुछ भी हो, जो कैश डिपॉजिट्स होते हैं बाय द पब्लिक इनटू द बैंक, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंड क्या है मेरे पास, सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है कि दीज डिपॉजिट्स क्रिएटेड व्हेन बैंक्स प्रोवाइड लोन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रिएटिंग ऑफ लोन अमाउंट्स इनटू द डिफरेंट डिपॉजिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं और सेकेंडरी मतलब लोन आता है जब बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है। ओके, डन। नेक्स्ट मेरे पास आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। सो द टोटल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स इक्वल्स द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी जब मैं प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएगा। सो प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेविंग्स को, वाइल सेकेंडरी डिपॉजिट रिप्रेजेंट करते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक। तो प्राइमरी क्या है, सेविंग्स है हमारी, क्योंकि हम तो जमा कर रहे हैं, है ना। और सेकेंडरी क्या करता है कि बोरोइंग्स, आपने कितना बैंक से बोरो किया है, ये आपको याद रखना है। फाइन, नेक्स्ट क्या आता है, उससे पहले ना आप ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ये वाला आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। फाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल प्राइमरी वाले डिपॉजिट्स रहते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, दीज आर आर सेविंग्स, ठीक है, और ये हमारे लोन्स रहते हैं, बेसिकली बोरोइंग्स। सो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर आर सेविंग्स और जो हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं वो एक तरीके से हमारे लोन्स हैं। क्लियर।
सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। सो द बैंक्स कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट्स थ्रू लोन्स विच आर यूजुअली मच ग्रेटर देन देयर कैश रिजर्व्स एंड देयरफॉर सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफन एक्सीड्स प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स रहते हैं वो हमेशा प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि सेविंग्स अकाउंट की, उस पर सपोज मुझे 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो आप अपना सेकेंडरी डिपॉजिट है जिसको आप लोन की तरह दे रहे हो, ठीक है, उसमें कितना आपका चार्जेस आ रहा है, सपोज आपने लिया 9% पे, तो ये आपको जो 6% दिख रहा है वो क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कौन कमाता है, कमर्शियल बैंक्स कमाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरे सेकेंडरी डिपॉजिट से हमेशा ज्यादा होते हैं प्राइमरी डिपॉजिट से। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, डन? समझ आया? तो हमेशा जो मेरे सेकेंडरी डिपॉजिट्स होने वाले हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं यूजुअली एज कम्पेयर टू प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। सो व्हाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व्स? पूरा क्यों नहीं बचा के रख लेते, थोड़ा सा ही अमाउंट क्यों रखते, है ना? तो क्या बात है, बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि बैंक है होशियार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट? प्रूडेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू बी वाइज, टू बी समझदार, है ना? तो हमें पता है दो चीजें, बैंकर्स को पता है दो चीजें। पहली बात क्या है कि हम लोग पूरा अकाउंट सेव क्यों नहीं करके रख रहे? भाई आपका क्या काम है, बैंक में हम लोग सेव रखने के लिए रख रहे हैं, तो आप हमारा अमाउंट बचा के रखो, जब हमें जरूरत पड़े तो हमें वापस दे दिया करो। ये आप फिर से लोन की तरह दे दो, क्या कर दो, ये सब मत किया करो, ऐसा थोड़ी ना चलने वाला है। सो इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो बैंकर्स ने दो चीजें नोटिस करी हैं। पहली कौन सी चीज है स्टूडेंट्स की, जितना भी डिपॉजिट हमने किया है, दैट ऑल द डिपॉजिट डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ द मनी एट द सेम टाइम। सब बैंक के पास पैसे रखते हैं क्या? सब एक साथ जाते हैं पैसे निकालने? नहीं ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि नॉट ऑल द डिपॉजिटर्स, यानी जितने के पास भी बैंक अकाउंट है उस बैंक में, सब तो जाते नहीं साथ में निकालने पैसा, है ना? एंड ऑल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट। तो ना तो बैंक में विड्रॉ कर रहे हैं ना डिपॉजिट कर रहे हैं साथ में। एंड दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट। और क्या है कि ना तो कोई सब लोग साथ में जमा करने जा रहे हैं, है ना, सब साथ में जमा करने भी नहीं जाते और सब साथ में निकालने भी नहीं जाते पैसा। लेकिन हमें पता है कि रेगुलर फ्लो पे कुछ ना कुछ लोग कुछ निकाल रहे पैसा, लेकिन साथ में डाल भी तो रहे हैं ना पैसा। तो एक रेगुलर फ्लो चल रहा है हमारे दोनों के बीच में, राइट? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। So, to meet the daily demands for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposit. तो उन्हें पता है कि भाई ना तो कोई डेली पैसा यहाँ पे डालने आ रहा है, ना कोई पैसा निकालने आ रहा है, ठीक है? और कुछ दिन हो सकता है कि पैसे निकालें तो दूसरे दिन कोई ना कोई जमा करने आ जाएगा, तो ये तो चलते रहना है। तो भाई जो मेरे पास इतना सारा पैसा बच रहा है उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन में करूँ। सो दैट इज वाई, सो टू मीट द डेली डिमांड्स फॉर विड्रॉल ऑफ द कैश, इट इज सफिशिएंट फॉर द बैंक्स टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन। तो कुछ अमाउंट में सेव करके रखता हूँ कि भाई कुछ हो गया तो मैं संभाल लूंगा, बाकी का अमाउंट तो भैया उसको पैसे लगाने पे लगाओ। सो दैट इज व्हाई इट मींस if experience of the bank shows that the withdrawals are generally around 20%, कि भाई 20% तक लोग रोज विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या होता है कि सिर्फ 20% ही मैं LRR रखूंगी। व्हाट इज LRR? दैट इज कैश रिजर्व, लीगल कैश रिजर्व, ठीक है? क्लियर? देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, मनी क्रिएशन वाले पॉइंट में बताया था मैंने आपको, वेयर इट इज, है ना? आई थिंक LRR मैंने आपको यहीं पढ़ाया है, जस्ट अ सेकेंड। ये तो कमर्शियल बैंक्स वाला पॉइंट आ गया। LRR वाला पॉइंट आपको बताया था ना कि कुछ कैश रिजर्व्स आपको बचा के रखने पड़ते हैं। फाइनली विट जब मेरे को आएगा, आपको कौन सी स्लाइड थी तो मैं आपको फिर से दिखा दूंगी, अभी आगे फिर से पढ़ना ही है हमें वैसे भी। आई थिंक दिस वी आर रीडिंग दिस वन, राइट? तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस। नो वी वर हियर, यस, LRR, लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है? इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, दैट व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशो। देखो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें है ना, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल कि एक्चुअली में मनी क्रिएशन जो है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो सपोज इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? जो भाई कैश डिपॉजिट हम लोग करते हैं बैंक में, ठीक है? हमारी सेविंग्स होती हैं,
सो इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट जो है मैंने बैंक में किया है 1000 रुपीज़ का, ओके। उस पर वो क्या बोल रहे हैं, LRR दैट इज लीगल रिजर्व रेशो, जो मुझे मैंडेटरी है कि मुझे बचा के रखना है, वो कितना है 20% है, ओके। तो 20% कितना हो गया इसका 200, ठीक है भाई 200 हो गया, ये रख लिया मैंने। तो मेरे पास जो इसका अमाउंट बच रहा है दैट इज 800। इसको मैं लोन की तरह दे सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा 1000 रुपये बचा के रखूं। क्यों रखूं? मैंने अभी आपको समझाया कि ना तो सारे के सारे लोग एक साथ पैसे लेने आ रहे हैं, ना सारे के सारे लोग एक साथ जमा कर रहे हैं, वो तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चल ही रहा है ना। तो आराम से कुछ आप सेक्शन जो है बचा के रख लो, जो हमने बचा के रख लिया 200 रुपये, और बाकी के 800 रुपये बांट दो और उस पर इंटरेस्ट कमाओ, बढ़िया, राइट, ओके। सो suppose an initial or the primary deposits in the bank is rupees 1000 and LRR is 20%, it means that banks are required to keep only 200 rupees as cash reserves and are free to lend 800 rupees. Suppose they lend 800, banks do not lend this money by giving amount in cash. Rather, they open the accounts in the names of the borrowers and who are free to withdraw the amount whenever they like. तो एक साथ तो कोई नहीं निकालता, जब जरूरत पड़े आप निकाल सकते हो, राइट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी क्विक, ओके। Done? So, suppose borrowers withdraw the entire amount of rupees 800 for making payments. As all the transactions are routed through the banks, तो घूम फिर के फिर से बैंक के पास ही आना है वो. So, the money spent by the borrowers comes back into the banks in the form of deposit accounts of those who have received this payment, and it will increase the demand deposits of the bank by 800. मतलब आपने 800 रुपये दिए, उसने निकाले लोन की तरह, अब लोन निकालेगा, किसी को पेमेंट करेगा, फिर वो बैंक में आ जाना है, तो फिर से बैंक में आ जाता है। और आप बोलोगे नहीं मैम डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं ना बैंक के, तो PNB का अलग है, स्टेट बैंक का अलग है। अजम्पशन याद रखो, व्हाट इज अजम्पशन, कि पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम एक है, दैट इज वन बैंक, राइट। सो दैट इज वाई आपको वैसे नहीं सोचना कि कितने बैंक हैं, अजम्पशन यही कहता है कि एक ही बैंक है। तो मतलब एक बैंक से अगर पैसा गया है ना, कि आपने यहाँ से पैसा दिया था तो घूम के वापस इधर आ गया, तो हम लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स कि ना या तो कान यहाँ से पढ़ लो, या तो कान आप ऐसे पकड़ लो, या आप ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो आपको कान ही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से बैंक ने एक तरफ से पैसे दिए तो दूसरी तरफ से उसके पास पैसा आ गया, राइट। So with new deposits of 800, the banks keep again उसमें से 20% वो रख लेता है। तो हमने 800 रुपये की बात करी थी, 800 रुपये उसके पास आ गए, इसमें से 20% उन्होंने सेव कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा आई थिंक 640। आप इसको फिर से लोन की तरह डालोगे, फिर वो लोन निकल के फिर से बैंक में आ जाएगा, फिर से आपके अकाउंट में आ गया। तो यही प्रोसीजर चलता रहता है, लेकिन ये चलेगा कब तक, जब तक जो मेरा इनिशियल अमाउंट जो था उतना मैं अपना सेव नहीं कर लेती LRR में। मैं क्या बोल रही हूँ मैं पूरा समझाऊंगी, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, आ जाओ भाई। The deposit keep on increasing in each round by 80% of the last round. At the same time, cash reserves also go on increasing. मतलब मेरा एक तरीके से लोन का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा, डिपॉजिट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा। So what I can say that students that deposit creation comes to end, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, deposit creation comes to end when total cash reserves become equal to initial deposits। यानी इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास 1000 रुपीज़ का था, जो मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट था स्टूडेंट्स वो 1000 रुपीज़ का था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 1000 रुपीज़ का क्या हो गया मेरे पास LRR, जो कि 20% था। तो इस वाले चीज़ों को फिर से समझते हैं। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास कितने का था, 1000 रुपीज़ का था। 1000 रुपीज़ का जो मेरे पास डिपॉजिट था उसमें से 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपीज़ नहीं 20% सेव करके रखना स्टूडेंट्स एस LRR। तो मैंने यहाँ पे सेव करके रख लिया, तो मेरे पास बचा कितना 800। अब जो मेरे पास 800 बचा है वो फिर से कहाँ जाएगा, बैंक के पास ही तो जाएगा एज डिपॉजिट, घूम फिर के बैंक के पास ही पैसे आ रहे हैं। ये 800 आया, उसका 20% मैंने बचाया, फिर मेरे पास इतना अमाउंट आ गया, फिर मैंने उसको भेज दिया लोन के लिए, फिर उसमें से 20% बचाया, फिर मेरे पास, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी भाई, जब तक जो मेरा इनिशियल डिपॉजिट है 1000 का और जो मेरा कैश रिजर्व है 1000 का इक्वल नहीं हो जाता, जब तक वो चलता रहेगा। फाइन, तो आप देख सकते हो कि कहाँ मैंने इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ 1000 रुपीज़ का किया था, वो बढ़ के कितना हो गया 5000 हो गया।
मैंने लोन कितने का दिया था इनिशियली, सिर्फ 800 रुपए का दिया था, लेकिन अब मैंने कितने लोन्स दे दिए, 4000 के, और सिर्फ ये एक उससे हुआ है कि इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए से ही मैंने ये सारी चीजें बना ली हैं, राइट। आप यहाँ पे देखो कैश रिजर्व पहले सिर्फ 200 रुपए था, अब 1000 हो गया, मतलब मेरी सेविंग्स भी बढ़ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई और मेरे डिपॉजिटर्स भी बढ़ गए, सब चीजें बढ़ गई। इस तरीके से क्या होता है, पूरा मनी क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है, कैसे मनी एक तरीके से जनरेट होके प्रॉफिट कमाता है बैंक के लिए। क्लियर हुआ? एक बार ना इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको एक तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। डन? ओके जी। Now, as seen in the table, banks are able to create a total deposit of 5,000 with the initial deposit of just rupees 1,000. मतलब 1000 से भाई उसने 5000 तक कमा लिया, मतलब 5 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स पैसे कमा लिए, वो भी सिर्फ 1000 रुपए से। और हर बैंक ये करता है, तो ये क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मनी मल्टीप्लायर। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि आपका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग MM भी बोलते हैं, तो मैं MM लिखूंगी ना तो समझ जाना कि मैं मनी मल्टीप्लायर की बात कर रही हूँ। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाक से खटाक से, बी क्विक, ओके। डन? ओके, तो अब जो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर का, क्रेडिट मल्टीप्लायर का या डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो कि भाई ये मनी मल्टीप्लायर भी है, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी है और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी है, राइट। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि भाई आपने मनी को कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया कि वो दुगना से दुगना के 5 गुना हो गया, कैसे। सो दैट इज वाई मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन चेंज इन डिपॉजिट। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो मेरा लीगल रिजर्व रेशियो है वो ज़्यादा है तो मेरी सेविंग्स कम होगी, मैं लोन कम दे पाऊंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मेरा जो मनी मल्टीप्लायर है वो मैं कम कर पाऊंगी। सिमिलरली अगर मेरा जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो कम है तो मेरा मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। मैम क्या बोल रहे हो ना, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब समझो। 1000 रुपीज़ का उससे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब LRR समझो 20% था, तो मैंने 20% में 200 लिया और 800 मेरे पास अमाउंट बचा। सिमिलरली अब आप सोचो कि मैंने LRR 10% लिया है, तो ये कितना हो गया, 900। अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ मैं 800 रुपये का लोन दे पाऊंगी और यहाँ पे सिर्फ मैं 900 रुपये का लोन दे पाऊंगी। ये क्या था, 20% था और ये कितना था, 10%। तो आप देख रहे हो जब मेरा लीगल रिजर्व रेशियो जो है LRR कम है तो मैं ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा ये आ रहा है, मैं ज़्यादा लोन दे सकती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ 800 आ रहा था, ये 100 रुपये का डिफरेंस आया ना। तो ये क्या कहलाता है कि जब भी LRR कम होगा तो हमारा जो MM है मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और जब भी LRR ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कम होगा। यानी दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। जल्दी से इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो, खटाक से फटाक से। बी क्विक, ओके, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट फटाफट करना है सब। क्लियर? तो अब आपको मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स की व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का होता है 1 डिवाइडेड बाय LRR। और LRR क्या होता है भाई, बहुत बार पढ़ लिया अब हमने, दैट इज लीगल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दैट इज लीगल, एक मिनट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका क्या फुल फॉर्म होता है LRR का, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। फाइन। सो LRR का जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। होपफुली दिस इज डन। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, आपको याद रखना है, दैट इज
1 डिवाइडेड बाय LRR। इसको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। क्लियर? ओके। सो अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करते हैं, ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स बाय विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो इनिशियल डिपॉजिट के बेसिस पे। अब जो मनी मल्टीप्लायर होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, या जिसको हम लोग डिपॉजिटर मल्टीप्लायर ही बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय LRR। और हमारे एग्जाम्पल में क्या गिवन था? 20%, है ना। सो 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 20% करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। सो दैट इज वाई जो इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास 1000 था और 20 का मुझे एक तरीके से सेव करके रखना पड़ रहा था, एक बार फिर से, राइट। 20% का जो मुझे सेव करके रखना पड़ा था वो 200 हो गया, बचा कितना? 800। इसको मैंने जब कंटिन्यूसली मनी मल्टीप्लाई किया तो ये 5 गुना हो गया था, हमने देखा था 5 टाइम्स हो गया था, देखा था ना यहाँ की नहीं देखा था भाई? हमारा जो 1000 था वो 5000 हो गया था, जो 5 टाइप हुआ, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली LRR से भी निकाल सकते हैं। जब मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, ठीक है, और LRR मेरे पास 20% है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 किया, मतलब इस इनिशियल डिपॉजिट पे 20% अगर मेरा LRR है तो उस केस में मैं 5 गुना ज़्यादा कमा सकती हूँ। तो मतलब 1000 को इंटू में 5 कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 1000 के डिपॉजिट पे 5000 तक हम कमा सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, सो हियर वी वर। So money multiplier क्या होता है? It is the number by which total deposits can increase due to a given change in deposit. It is inversely related to LRR. सब चीजें देख चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाक से। ये वाला जो पूरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखना है LRR वाला, ठीक है? डन। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं, राइट? सो इट सिग्निफाइज दैट, है ना, सिग्निफाई करता है दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी kept as reserves, banks are able to create 5 units of money. So we can say that the value of money multiplier is determined by LRR. तो लीगल रिजर्व रेशो से ही एक तरीके से वैल्यू किसकी पता चलती है? मनी मल्टीप्लायर की। तो दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन कैसे रिलेटेड हैं? इनवर्सली, अपोजिट, है ना। सो हायर द वैल्यू ऑफ LRR, ज्यादा अगर आपको रिजर्व रखना पड़ेगा तो कम आप मनी मल्टीप्लाई कर पाओगे, और इसी का अपोजिट होगा तो आप ज्यादा एक तरीके से मल्टीप्लाई कर पाओगे मनी को। सो हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड लेस मनी इज क्रेडिटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या बता रहा है कि भाई जो हमारा LRR है अगर वो ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होगा, और वहीं पे जब मेरा LRR का रेट कम होगा तो मेरा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। यही कहानी बोलना चाह रहे हैं वो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी क्विक, ओके? जल्दी से खटाक से फटाक से करना है हमें सारी चीजें, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस कि हमें और क्या चीजें करनी है, एग्जाम्पल से सारी चीजों को फिर से समझना है। तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, कैलकुलेट द टोटल क्रेडिट क्रिएशन इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड द LRR इज 12.5%। सो 12.5% को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बेसिकली परसेंट को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो हमारा आ जाएगा 1/8, ठीक है? तो 1/8 आ गया। तो एक तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मेरा 12.5 है इसको 0 ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ गया 8, तो 8 टाइम्स मेरा मनी मल्टीप्लाई होगा। तो जो मेरे पास 1000 गिवन है, 1000 को इंटू में 8 कर दूंगी, यानी 8000 तक मैं मनी को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो यू कैन सी दैट मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइड बाय LRR, और इस केस में 1/8 हो जाएगा वो, मतलब सॉरी 0.125 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? जब भी मनी मल्टीप्लायर आए सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, दैट इज 1 डिवाइड बाय LRR। इस केस में LRR कितना गिवन है हमें? 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.125, तो वैल्यू कितनी आ गई? 8। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5 को अगर परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 1/8, तो वहां से भी हमारा 8 की वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो 8 की वैल्यू आई मनी मल्टीप्लायर की आई है। मनी मल्टीप्लायर को मुझे किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे पता चले कि मैं कितना ज़्यादा कमा सकती हूँ? इनिशियल डिपॉजिट में। तो इनिशियल डिपॉजिट भाई कितना गिवन है मुझे? 1000। सो दैट इज वाई जो 1000 को जब मैं 8 में करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000।
So that is why the total credit creation is initial deposits into money multiplier. So that is why 1000 into 8. So it must be noted that this is the maximum amount of credit which the commercial banks can create given their cash reserve ratio is 12.5%. Clear? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. नेक्स्ट क्या है? फॉर्मुलेट द एसोसिएट विद क्रेडिट. हमारे जो और भी फॉर्मुलेज हैं, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ इतनी मक्खन तो होने नहीं वाली कि सिंपल सा बस ये बता दिया आपको इससे निकाल लो. कई बार इसी को घुमा के कैसे पूछेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं. तो जैसे कि मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर का पहला जो फॉर्मूला होता है वो यही है. ठीक है. नाउ टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इज इक्वल्स टू इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. मतलब अगर मेरे को इनिशियल डिपॉजिट गिवन है तो इसको मेरे को इनटू मनी मल्टीप्लायर करना पड़ेगा, तो भी मेरे को एक तरीके से टोटल क्रेडिट क्रिएशन मिल जाएगा. या तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. मतलब अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर ऐसे निकल गया और अगर मुझे टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालना है तो मुझे इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर करना पड़ेगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. डन. चलो भाई बढ़िया. सो एक और फॉर्मूला है. अगर सपोज मेरे को इनिशियल डिपॉजिट्स निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट्स नहीं गिवन और मेरे को तो फॉर्मूला से एक ही आता है 1/LRR, तो मैं कैसे निकालूंगी? अगर मुझे इनिशियल डिपॉजिट गिवन नहीं है और मुझे पता लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे टोटल डिपॉजिट्स गिवन होंगे. टोटल डिपॉजिट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है स्टूडेंट्स? मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट. सो टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय MM कर दूंगी तो भी मेरी वैल्यू आ जाएगी. जैसे कि 5000 डिवाइड बाय 5, तो मुझे पता है कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया? 1000. क्लियर? तो हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि 1000 मेरा इनिशियल डिपॉजिट था. मनी मल्टीप्लायर हमने देखा था 5 आ रहा है, तो मुझे पता है कि 5000 से 5 को डिवाइड करूंगी तो मेरा 1000 कितना आ गया? इनिशियल डिपॉजिट. टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है? मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं यही खड़ी हूं, जल्दी लो. डन. ओके. नेक्स्ट इसी का कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स एक और है कि सपोज मुझे मनी मल्टीप्लायर नहीं गिवन, मुझे वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मनी मल्टीप्लायर का क्या है? टोटल डिपॉजिट्स ठीक है डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स. तो टोटल डिपॉजिट सपोज मेरे पास कितने आ गए? टोटल डिपॉजिट आ गया मेरे पास 5000. इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास था 1000, तो कितना आ गया? 5. मतलब 5 टाइम्स मेरा मनी मल्टीप्लाई हुआ है. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट. रुको. डन. ये वाली चीज का भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो आप टोटल डिपॉजिट डिवाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट कर सकते हो. जैसे कि हमने बोला था टोटल डिपॉजिट हमारे पास 5000 है, इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास 1000 आया, तो मैंने कट किया तो मेरे पास जो मनी मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो. फाइन. वी हैव वन मोर थिंग है. अगर टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट प्लस इनिशियल डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट्स हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर भी उसका टोटल आ जाएगा ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स. क्लियर? स्क्रीनशॉट हम ऑलरेडी ले चुके, तो आगे बढ़े. चलो. सो नाउ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स रेजेस द नेशनल इनकम. Okay, so commercial banks lend money to mainly investors, and this rise in investment in an economy leads to the rise in national income through the money multiplier effect. As we all know, हमने पूरा पढ़ा कि भाई से 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट था जो जाके इतना ज़्यादा प्लस हो गया. ये तो हमने बहुत छोटा सा फिगर देखा है. ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, तो आप सोचो किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट होता होगा, किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती होगी. सो दैट इज वाई जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये हमारे नेशनल इनकम में डेफिनेटली इस चीज़ को बढ़ाता है. बिकॉज जो पैसा हम जमा करते हैं उसी को वो प्रोड्यूसर्स को देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और फिर फैक्ट्रीज बनती हैं, हर एक चीज़ होती है. तो एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सर्कुलर लूप चल रहा है ऑफ मनी का, ये आपके नेशनल डेवलपमेंट के लिए और नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? चलो भाई आगे बढ़े.
सो नाउ स्टूडेंट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा? सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? अपेक्स बॉडी। अपेक्स का मतलब सुप्रीम बॉडी, जो एक तरीके से कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है भाई? पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इन मॉनेटरी टर्म्स। तो हम बोल सकते हैं दैट सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, right? So it is known as the apex or supreme body as it occupies the topmost position in the hierarchy of the monetary and the banking system of the country. All the financial developed countries have their own central bank और इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो देखो ये पूरी जो चीज़ें हैं ना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, उसके अंडर सारे बैंक्स एक तरीके से काम करते हैं। सेंट्रल बैंक एक तरीके से सारी चीज़ों को देखता है कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, वेदर ऑल द फंक्शंस आर इन प्रॉपर वे और नॉट। सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। किसकी जॉब है? सेंट्रल बैंक की। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। डन? ओके। तो स्टूडेंट्स आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन जो हमारा आरबीआई का जो एक्ट है ना वो हमारा 1934 को है। पहले एक्ट बनता है तभी तो जाके वो पूरा लॉ बनेगा, है ना। तो पूरा एस्टैब्लिश कब हुआ था? एक तरीके से पूरा 1935 में, और जो उसका एक्ट था वो 1934 में। आपको याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि एक्ट कब है, तो एक्ट है हमारे पास 1934 को, और जो मेनली एस्टैब्लिश कब हुआ है वो हुआ है 1935 में। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, एमसीक्यू में आ सकती है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हमारे इंडिया में बोलते हैं भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम बात करें जैसे कि यूके में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए में बोलते हैं फेडरल रिजर्व बैंक, रिजर्व सिस्टम, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? दैट सेंट्रल बैंक का जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक ही नाम हो। हर नेशन में, हर कंट्री में अलग अलग सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके नाम भी अलग होते हैं। फाइन, ओके। नाउ कमिंग टू दिस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब देखो इसकी ना एक और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि बेसिकली आरबीआई क्या करता है। अगर मैं आरबीआई बोल रही हूँ ना स्टूडेंट्स, तो समझ जाना मैं बेसिकली किसकी बात कर रही हूँ? सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है स्टूडेंट्स? एक तरीके से कॉर्ड करता है। कॉर्ड करता है, मैम ये क्या बोल रहे हैं आप? बेसिकली कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना और रिस्पॉन्स करना, डायरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेसिकली आरबीआई की जॉब है, राइट। तो ऑर्डर करता है एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसमें आता है कॉर्ड में, पहला हमारे पास कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट फॉर ऑर्गेनाइज। और डी से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट करता है। किसको करता है? ये कौन कर क्या रहा है? किसको कर रहा है भाई? ये पूरा करता है स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, और साथ में हमारे पूरे जो मॉनेटरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है इंडिया, उसको पूरा कंट्रोल करता है। तो आरबीआई क्या करता है? कोऑर्ड करता है, मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर को, सिस्टम को, है ना। हमारे केस में कौन करता है भाई? आरबीआई की जॉब है। बाकी अगर दूसरा नेशन है तो उसकी सेंट्रल बैंक की जॉब है, राइट। ओके, डन। चलो मूविंग ऑन। तो सबसे पहले हमारे याद रखना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होगा, कभी भी बहुत कम होता है कि आपको कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों साथ में दे दिया जाए कि आप दोनों के फंक्शंस लिखो। यूजुअली क्या होता है, अगर एक साल सेंट्रल बैंक का आ गया है ना, तो 1-2 साल बाद यूजुअली कमर्शियल बैंक्स का आ जाता है। तो हमें पढ़ना दोनों ही पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हो सकता है दोनों ही ना, यू नेवर नो, सीबीएसई, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स वी हैव टू मेक श्योर दैट हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल 101% है। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक मैंने आपको क्या बता दिया? कोऑर्ड करता है ना, कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्डर करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को ऑफ अ कंट्री। तो इसके क्या फंक्शंस होंगे? सो देयर आर फ्यू फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? करेंसी ऑफ अथॉरिटी ऑफ बैंक ऑफ इशू। सेकेंड है हमारे पास बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड है मेरे पास बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। और लास्ट है मेरे पास कस्टोडियन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट इसमें ना स्टूडेंट्स, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है आप ये मान के चलो कि आता ही आता है।
ठीक है, सो दैट इज वाई वी गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। और ये रेस्ट जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें इनको जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे। जल्दी से पहले आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन विल मूव ऑन। फाइन, क्विकली। डन, चलो भाई आगे बढ़ें फिर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, करेंसी अथॉरिटी। तो आरबीआई है, आरबीआई से याद रखना कि मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आरबीआई ही नहीं, आरबीआई सेंट्रल बैंक है, मैं पूरे वर्ल्ड सेंट्रल बैंक की बात कर रही हूँ, राइट। तो आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, पहला फंक्शन क्या है, करेंसी की अथॉरिटी, दैट इज, या बैंक ऑफ इशू भी हम बोलते हैं, यानी करेंसी को पब्लिश करने की, प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। हर कोई इंसान आके अपना पेज फाड़ के लेगा कि 10 रुपए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आरबीआई का होना जरूरी है, राइट। सो दैट इज व्हाई सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। अब एक चीज यहाँ पे कैच है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं स्टूडेंट्स, दैट इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स है वो कौन करेगा, बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करता है। क्लियर हुआ। हम बात करते हैं, द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी वाइल अदर करेंसी नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो अगर हम क्या बात करें, जो पेपर नोट्स हमारे 1 रुपीज के अलावा हैं या 1 रुपी नोट के अलावा है, वो कौन है करता है, बेसिकली वो करेगा फाइनेंस सेक्रेटरी साइन। लेकिन जब मैं बात करती हूँ हमारे करेंसी नोट्स की, तो वो कौन कर रहा है, बेसिकली उसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होगा। क्लियरली समझ आ रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलो। So all the currency issued by the central bank, its monetary liability, that is central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance the public confidence in paper currency। तो पेपर करेंसी की वैल्यू क्यों है, बिकॉज वो एक ऑथराइज पर्सन से, ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से हमें मिल रही है, जो कौन है हमारा यहाँ पे, सेंट्रल बैंक है। सो असेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड है ना, फॉरेन सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स, लोकल करेंसी सिक्योरिटीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो भी करेंसी आप लेके आ रहे हो, आपको उसके बदले में कुछ असेट्स रखने पड़ेंगे, तभी उस चीज़ की वैल्यू है। तो वो असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो गोल्ड कॉइन्स हो सकता है, गोल्ड हमारा हो सकता है, फॉरेन करेंसीज वगैरह हो सकती है, लोकल करेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड बाय द पब्लिक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये याद रखना है कि 1 रुपीज़ का नोट और बाकी के नोट्स कौन इशू करा रहा है और उसमें किसके सिग्नेचर रहते हैं। क्लियर। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी, है ना, सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशूड जो है, जो सिर्फ आरबीआई के पास है। सो इट लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी, है ना, एक ही इंसान बना रहा है तो यूनिफॉर्म ही बनाएगा, सबको सेम ही बनाएगा, अलग अलग होगा तो बड़ी झंझट है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, M1 वाले पार्ट में हमने पढ़ा है ना कि मनी सप्लाई में करेंसी आता है। सो दैट इज व्हाई इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्या है, इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्टेड टू इशू ऑफ नोट्स, है ना, एक तरीके से गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सुपरवाइज करने का मौका मिलता है कि भाई सेंट्रल बैंक पे नजर बनाए रखिए कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। ऑफकोर्स अगर सेंट्रल बैंक कुछ कह रहा है तो हम उसको सुनेंगे ध्यान से, बिकॉज वी हैव फेथ इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। Now it helps in stabilization of internal and external value of currency, which is again कि अगर हमारा RBI तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है हमारी करेंसी के अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। मूविंग ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक है ना, वो एक तरीके से मनी भी इशू कर सकती है, किससे भाई, सेंट्रल बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट इनकर्स अ डेफिसिट इन द बजट, है ना, पैसे कम पड़ जाते हैं, सो इट बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग इट ट्रेजरी बिल्स। अब क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 वर्ड क्वेश्चन में, दैट हाउ गवर्नमेंट, ठीक है, इनकर्स, so whenever government incurs a deficit in its budget, how does it borrows from central bank by selling dash। तो आपको याद रखना है ट्रेजरी बिल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हेन सेंट्रल बैंक एक्वायर्स दी सिक्योरिटीज इट इश्यूज न्यू करेंसीज। तो क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक के पास ये सिक्योरिटीज आ गई तो बोलेगा ठीक है आपने मुझे सिक्योरिटी दी, मैं भी नोट छाप के आपको देता हूँ, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेब्ट
और डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को तो उन्होंने और एक तरीके से छापे नोट्स और उनको फिर दिए, लेकिन उसके बदले में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला 10 लाख के रुपए एक तरीके से छाप दो तो वो छापने बैठ गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि छापने में लगे पड़े हैं पैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑफकोर्स उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको सिक्योरिटीज वगैरह कुछ देनी पड़ेंगी, उसके बदले में ही आपके न्यू इश्यू होगा। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है। डन? ओके। सेकेंड जो हमारा फंक्शन है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। इससे पहले वाले पार्ट में ने आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बताया, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट का भी हेल्प करता है ना, जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है पैसे की तो आरबीआई मदद करने के लिए रेडी रहता है। सो दैट इज व्हाई द आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, है ना, मतलब यूनियन टेरिटरीज वगैरह सब इन्वॉल्व है, मतलब पूरी इंडिया की एक तरीके से हेल्प करने को रेडी है गवर्नमेंट की। सो एज अ बैंकर द सेंट्रल बैंक कैरीज आउट एवरी बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट सच एज टू कीप द कैश बैलेंसेस ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द करंट अकाउंट। सेंट्रल बैंक का करंट अकाउंट रहता है। मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट किसका होता है, जिसके डेली बेसिस पे बहुत ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेसमैन जैसे, तो ऑफकोर्स इंडिया का भी इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह चलती है तो उनका करंट अकाउंट ही चलने वाला है। अगेन दिस कैन कम फॉर एमसीक्यू कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, तो किसका अकाउंट मेंटेन करती है, एक तरीके से करंट अकाउंट मेंटेन करती है, किसका, गवर्नमेंट का मेंटेन करती है। क्लियर? सो इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट for the government, then it gives loans and advances to the government for temporary periods। एक तरीके से लोन वगैरह भी देती है, उसके बदले में क्या लेंगे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह लेते हैं, राइट। सो एज एन एजेंट, एजेंट की तरह कैसे काम करता है भाई, सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑफ पब्लिक डेट। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। तो पहले क्या होता है, एजेंट की तरह ये सारी चीज़ें संभालते हैं पब्लिक डेट वगैरह के लिए। सिमिलरली फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह हेल्प करते हैं, कैसे, एडवाइस देके इकोनॉमिक मैटर्स में, किस तरीके का हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बेसिस पे एडवाइस करते हैं। क्योंकि जब बजट बनता है आपको लगता है कि अपने मन से बजट बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों का एस्टिमेशन करने के बाद बजट बनता है, तो ऑफकोर्स वी गेट द डेटा फ्रॉम आरबीआई। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सो देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री एंड इट इज नेसेसरी दैट सम एजेंसी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करता। हमने क्या बोला कि पहले क्या है, आरबीआई जो है कि भैया वो गवर्नमेंट की बड़ी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की भी तो हेल्प करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देखो सुपरवाइज तो करता ही है बिकॉज हेड है, आरबीआई इज हेड, तो सुपरवाइज तो करता है लेकिन हेल्प भी करेगा, ऐसा नहीं कि सुपरवाइज करेंगे, हेल्प भी करेंगे। कैसे होगा, सो देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री एंड इट इज नेसेसरी दैट सम एजेंसीज रेगुलेट एंड सुपरवाइज देम। हमारे केस में कौन कर रहा है भाई, आरबीआई कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक इज सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड जनरल पब्लिक। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम, समझ नहीं आया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमारा बैंक रहता है, कमर्शियल बैंक रहते हैं, ठीक है, वो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, किसको, हम पब्लिक को। सिमिलरली बैंक्स की कौन हेल्प करता है, आरबीआई। तो जैसा कि बैंक और पब्लिक के बीच में रिलेशनशिप है, वैसे ही आरबीआई और बैंक्स के बीच में एक हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप है। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके। So, as the banker's bank, the central bank performs the following three functions, again very important. सबसे पहले क्या आता है, custodian, custodian तरीके से protection वे में हम बोल सकते हैं, custodian of cash reserves. So, it is essential for commercial banks to keep a certain part of their deposit as CRR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो with the central bank. हमें क्या पता है, हमने LRR के बारे में पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर में, है ना। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाय LRR, ये हम पढ़ चुके हैं। LRR के अंदर भी आगे हम पढ़ने भी वाले थे, मैं आपको अभी से बता देती हूँ। दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास होता है कैश रिजर्व रेशो, एक हमारे पास होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है।
इसमें से जो हमारा CRR है ये हम लोग मेंटेन करते हैं RBI के साथ। मतलब ये क्या है, बेसिकली कुछ % ऑफ द डिपॉजिट जिनको सेव करके रखना पड़ता है, जिसको वो लोन की तरह यूज नहीं कर सकते, किसके पास, RBI के पास। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ एक तरीके से SLR की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसके पास रहता है, विथ द बैंक्स इटसेल्फ। मतलब जिसका बैंक है उसी के पास ही रहने वाला है, सिंपल सी बात है। तो अपना बैंक अपने पास ही एक तरीके से कुछ अमाउंट, जो अमाउंट जैसे कि मैंने सपोज मेरे पास 1000 रुपीज़ का क्या आया, डिपॉजिट आया, 200 रुपये मुझे LRR रखना था। ठीक है, तो मतलब 200 रुपीज़ मैंने सेव किए। तो मैंने क्या बोला, 100 में किस में सेव कर लूँगी भाई, CRR में, और 100 में सेव कर लूँगी SLR में। तो इसमें भी डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं CRR की। ठीक है, सो विद द सेंट्रल बैंक, सो बाय कीपिंग दिस प्रोपोर्शन ऑफ मनी द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स को। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। नेक्स्ट है हमारे पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब लास्ट हेल्प। ठीक है, तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक वैसे तो खुद एक बैंक है, उनके पास पैसा रहता है, लेकिन कई बार उनको भी जरूरत पड़ जाती है यार। और हमने क्या बोला भाई, बैंकर्स का बैंक है, बैंक की हेल्प भी करता है RBI। तो जब कभी भी कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज होता है ना फंड्स का, तो किसके पास जाते हैं आखिरी में, RBI के पास। So that is why when commercial banks are unable to meet their financial requirements from other sources, they approach the central bank to give them loans and advances as lender of the last resort. By discounting the approved securities and bills of exchange, the central bank assists the commercial banks. अब उसके लिए भी उनको कीमत चुकानी पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन डेफिनेटली हेल्प कर देता है। फाइन, तो ये क्या होता है हमारे पास, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई मदद नहीं करेगा तो RBI जरूर मदद करेगा। ओके, लास्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर, दैट इज क्लियरिंग हाउस। सो क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब होता है, एज अ सेंट्रल बैंक हैज टू होल्ड द कैश रिजर्व्स फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स कन्वीनियंट एंड easier for the central bank to act as a clearing house of these commercial banks. It means that every commercial bank has an account with the central bank through which the central bank can easily settle their claims against each other by making credit and debit entries in their account. तो जैसे कि क्या होता है, हम अपना अकाउंट किस में बनाते हैं भाई, कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक किस में बनाएंगे अकाउंट, RBI में। तो जो अकाउंट में हम लोग पैसा सेव करके रखते हैं, तो कभी भी जैसे कि हम किसी और बैंक से, कोई बैंक उधार ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो उस केस में क्लियरिंग हाउस का काम कर देता है RBI, हेल्प कर देता है कि भाई यहाँ से पैसा निकाला, उधर पैसा दे दिया दूसरे बैंक को। तो ये सारी चीज़ें भी, जो फैसिलिटीज़ बैंक हमें प्रोवाइड करती है ना, सिमिलरली फैसिलिटीज़ RBI प्रोवाइड करता है किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो उसमें ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो जाता है, दैट इज ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, चलो जी, बढ़िया। सो एज अ सुपरवाइजर, हमने क्या बोला, बैंकर्स बैंक तो हेल्प करता है भाई, आपके कैश रिजर्व्स को बचा के रखता है। जब कोई मदद करने के लिए नहीं होता तो RBI आपकी मदद कर देता है, दैट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और साथ ही में क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। अब बात आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि सुपरवाइजर कैसे। सो द कमर्शियल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक्स। द रेगुलेशन ऑफ, जो हमारा जो रेगुलेट करता है ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कैन बी रिलेटेड टू देयर ब्रांच एक्सपेंशन। कैसे सुपरवाइज करता, लाइसेंसिंग से रिलेटेड, पेरेंटीज से रिलेटेड, आपको अपनी ब्रांचेस बढ़ानी, एक्सपेंशन करना है, इन सारे मैटर्स में भी उनको एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज करता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स बाय इंस्पेक्टिंग देम एंड रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम ऑन पीरियोडिक बेसिस। तो ऑफकोर्स वो रेगुलरली उनका चलता रहता है भाई, चेक चलता रहता है कि भाई कमर्शियल बैंक ढंग से फंक्शन कर भी रहे हैं कि नहीं। सो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया to the commercial banks. Clear? लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। वी ऑल हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम पब्लिक के पास कितना मनी है उसको जज करना हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। सो RBI हैज द सोल मोनोपोली। मोनोपोली मतलब भाई हम ही एक राजा, राइट, इन द इशुएंस ऑफ द करेंसी। तो करेंसी इशू करने का किसके पास राइट है, RBI के पास है। थ्रू विच इट कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो भाई जब हमारे पास ही सब कुछ है पैसे से रिलेटेड मामला, तो भाई इकोनॉमी में कैसे पैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो मेरे उसमें होंगी। क्यों, बिकॉज मैं एक, सपोज आई एम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जब मेरे पास ही सब चीज़ों का कंट्रोल है तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से भी तो चलेंगी,
राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीआई के पास मोनोपोली है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, उसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर जिसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, एंड देन हमारे पास आती है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, जो आरबीआई है ना, एम्पावर करता है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और एक हमारे पास होता है फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है, आरबीआई, और जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो कौन बनाता है भाई, of course the Ministry of Finance, right? So it is a policy adopted by the central bank of an economy in the direction of the credit control or money supply, कि भाई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करें। So as RBI has a sole monopoly in currency issue, it can control credit and supply of money. So for this RBI makes use of following instruments of the monetary policy। कौन कौन सी चीजें उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है भाई रेपो रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा आरबीआई, ठीक है, एक तरीके से मनी को किसको उधार दे रहा है, बैंक्स को उधार दे रहा है। अगर मैं सिंपल से बैंक लिख रही हूं तो वो क्या है, कमर्शियल बैंक की बात कर रही हूं, और आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो उनको पैसे देता है, लेकिन किसके लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। भाई कमर्शियल बैंक्स को अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जब एकदम से जरूरत पड़ जाती है पैसों के लिए, तो किसके पास चले जाते हैं, बेसिकली वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं। सो द सेंट्रल बैंक एडवांसेस द लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर समझो कि रेपो रेट बढ़ गया, ये बहुत है, ये आपसे डायरेक्टली अब कोई नहीं पूछता। अब आपको ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट आता है ना। हम तो पढ़ के गए थे कि रेपो रेट क्या होता है, वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, वो आपसे पूछेंगे कि अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आप क्या करोगे। सो रेपो रेट अगर बढ़ गया है ना, रेपो रेट बढ़ गया मतलब बैंक्स के लिए बहुत महंगा हो जाएगा कि वो आरबीआई से पैसा ले, तो वो पैसे नहीं लेंगे। तो क्या होगा, जब बैंक के पास खुद पैसा नहीं होगा तो वो लोन्स वगैरह भी हाई प्राइसेस पे देंगे। सो दैट इज विल हैपन। सो एन इंक्रीज इन द रेपो रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। तो सिर्फ इतना याद रखना कि जब मैं रेपो रेट की बात कर रही हूं तो आरबीआई एक तरीके से मनी किसको उधार दे रहा है, कमर्शियल बैंक्स को, कितने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स विच डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो अगर बढ़ जाएगा प्राइस तो बड़ी दिक्कत है। सो इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। अ डिक्रीज इन द रेपो रेट विल हैव द अपोजिट इफेक्ट। अगर सपोज रेपो रेट मेरा कम हो गया, मतलब आरबीआई से पैसा लेना बैंक्स के लिए हो गया इजी। बैंक्स के पास जब ज्यादा मनी होगा तो ज्यादा लोन की तरह बांटेंगे, तो ज्यादा उनके पास क्या आएगा, एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट उनके पास आएगा, तो ज्यादा मनी बनेगा, है ना। लेकिन अब ये एक तरीके से गवर्नमेंट पे और आरबीआई पे डिपेंड करता है कि वो कितना चाहते हैं कि कितना पैसा लोगों के पास हो, कितना कम हो, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन भी डिफाइन होती है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स व्हिच डिस्करेजेस द बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स। इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट एंड अ डिक्रीज इन द रेपो रेट इसका अपोजिट हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सेकेंड जो मेरे पास आता है, अभी मैंने क्या पढ़ा, रेपो रेट। अब मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, भाई बैंक रेट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बैंक रेट में भी, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है दैट इज आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री है, फिर से कमर्शियल बैंक्स को लोन ले रहा है। अरे मैम ये कितना लोन ले रहे हैं, बिल्कुल लेंगे भाई, जरूरत पड़ती है, लेकिन इस टाइम किसके लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। पहले शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ले रहे थे, अब लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए ले रहे थे। तो जो रेपो रेट में चीजें हुई ना, सेम हमारे बैंक रेट में भी होगा, बस डिफरेंस है ये, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है, और जो मेरा लॉन्ग टर्म में किस में होने वाला है, बैंक रेट में। सो दैट इज वाई बैंक रेट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, और जो मेरा रेपो रेट है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। सो आरबीआई यूजेस बैंक रेट टू कंट्रोल द क्रेडिट एंड इट हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रेपो रेट। तो जो आपको रेपो रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, एग्जैक्टली सेम आपको बैंक रेट में भी देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से बना देती हूँ तो वो आपको हेल्प कर देगा। आरबीआई एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करती है बैंक्स को,
किस पे? लॉन्ग टर्म पे। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? सो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क कर लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके लिए, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई क्या इफेक्ट आएगा, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर कम हो जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, कहानी की तरह इसको मैं भी समझा दूंगी, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखना कि रेपो रेट और हमारा बैंक रेट सेम चीज है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स रेपो रेट की, तो रेपो रेट हमारा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रहता है और जो मेरा बैंक रेट है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ गया मतलब कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना सेंट्रल बैंक से हो गया महंगा। अगर कोई चीज़ मेरे लिए महंगी हो जाती है तो मैं थोड़ी कतराती हूँ ना चीज़ खरीदने में, तो क्या होगा, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी थोड़ा कतराएंगे पैसे लेने से, तो क्या होगा, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे। फिर जो मेरे पास पैसा, जो मनी बचेगा बैंक के पास, उसको जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हायर इंटरेस्ट पे करेंगे, और हाई इंटरेस्ट एक तरीके से लोग भी पे करना जरूरी नहीं समझेंगे, तो लोन्स कम लेंगे, मतलब कम उनके पास पैसा आएगा, कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, कम फैक्ट्रीज बनेंगी, कम लोगों के खर्चे होंगे। क्योंकि बहुत चीज़ें महंगी हो जाती है तो हम बहुत किल्लत में सारी चीज़ें करते हैं। तो वही सारी चीज़ें, ये गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, वो चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा है तो मनी सप्लाई वो बढ़ा देंगे। अगर वो चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा थोड़ा कम रहे, हमें इन्फ्लेशन को मेंटेन करके चलना है, तो ऑफकोर्स उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। राइट? सो दैट इज वाई अगर इंक्रीज हो रहा है मेरा रेपो रेट, मतलब बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। राइट? सो द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज, लेंडिंग रेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज। क्या डिस्करेज करेगा? बोरोअर्स फ्रॉम टेकिंग लोन, कोई लोन लेना पसंद नहीं करेगा बिकॉज इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, क्रेडिट क्रिएटिंग पावर, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विल ऑल्सो रिड्यूस। अब हमने देखा होगा जब भी बजट आता है वो क्या बोलते हैं कि हम लोग माइक्रो मीडियम, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, MSMEs को प्रमोट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आएँ, स्टार्टअप खोलें। उस केस में क्या होता है कि रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से डिक्रीज कर दिया जाता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा लोन लेके ज़्यादा काम करें, कंपनीज बनाएं, और ताकि हमारी पूरी इकोनॉमिक को एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसको क्या हो, बूस्ट मिले, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है, रिड्यूस कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई रिडक्शन के क्या होता है। सो डिक्रीज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लेंडिंग रेट्स बाय द कमर्शियल बैंक भी रिड्यूस हो जाएंगे। बोरोअर्स भाई लोन लेना पसंद करेंगे क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, मनी मार्केट जो है एक तरीके से जो हमारा मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही में एक तरीके से हमारी जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं। राइट? ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है रिवर्स रेपो रेट। अभी मैंने आपको बताया था रेपो रेट मतलब RBI किसको दे रहे हैं पैसे, कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, दैट इज रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। इसका अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब यानी उल्टा, इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं भाई, उल्टी गंगा बहने लग गई यहाँ पे। समझो पहले क्या हो रहा था भाई, RBI एक तरीके से पैसे किसको देते थे, बैंक्स को। अब उल्टा हो गया, बैंक्स बोल रहे कि नहीं हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया है, सर जी आप अपने पास रखो और उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट आप दे देना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट रियली हैपेंस, ये एक एग्जैक्ट अपोजिट है रेपो रेट का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो सरप्लस मनी है वो RBI के पास जमा कर रहे हैं, और RBI उनके बदले में एक तरीके से उनको इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन होगा जैसे कि yes here, so commercial banks can deposit their surplus funds with the commercial bank for a relatively shorter period of a time, so the rate of interest at which the central banks जो है accept करता है डिपॉजिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, the reverse repo rate, it is rate. It encourages the commercial banks to deposit their funds with the central bank, and this has the negative effect on lending capacity of the commercial banks. तो commercial banks से जब ज़्यादा सरप्लस हो जाएगा तो जितना भी सरप्लस था भैया उतने बैंक में जमा कर दिया, तो उनके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, मतलब लोन्स कम देंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं किस तरीके से हम चाहते हैं कि लोग के पास ज़्यादा पैसा ना आए। ओके, सो lowering the reverse repo rate has the opposite effect which raises the demand for borrowings from the commercial bank. अगर हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है कम कर दें, पहले कहाँ 9% मिल रहा था, अब सिर्फ हम बोले कि 4% मिल रहा है, तो बैंक सोचेंगे 4% के लिए हमको जमा नहीं कर रहे, अच्छा पब्लिक को देंगे, उनसे 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो उनके लिए वहाँ फ़ायदा हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल गिवन है कोविड-19 का स्टूडेंट्स, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स वर फ्लडेड, है ना, उनके पास बहुत पैसा था क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा निकाल नहीं पा रहे थे, कुछ सामान मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से पैसा लगाएं, राइट। बस जिनका हॉस्पिटल वगैरह का जिनका खर्चा था ऑफकोर्स उनको बहुत ज़्यादा लगा। सो एज अ रिजल्ट कमर्शियल बैंक्स वर जो पार्किंग का मतलब होता है बेसिक जमा करना, राइट, दे आर सरप्लस फंड्स विद RBI एंड गेटिंग इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done? So we have to remember repo rate and reverse repo rate are just opposite of each other. However, they are treated in the same way in controlling the money supply. ठीक है? लास्ट जो हमारा एक पर्टिकुलर चीज में हमें पढ़ना है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OMO। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, बाइंग and selling of government securities, जो कौन हैंडल करता है भाई, RBI। So open market operations refers to the buying and selling of government securities by the central bank to the public या commercial banks को वो दे सकते हैं, and RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. It does not matter whether securities are bought or sold to the public or banks because ultimately सब बैंक के पास ही आने वाला है। इस बैंक से उस बैंक, RBI तो सबसे ऊपर बैंक है, तो बैंक के पास ही कहीं ना कहीं लॉट घूम के आने वाला है। तो बाइंग एंड सेलिंग से एक तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। तो दैट इज वाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ओके, डन। नाउ sale of securities by central bank reduces the reserves of commercial bank. It adversely affects, adversely मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत, negative effect the bank's ability to create credit and therefore decreases the money supply. अगर हम sale of securities कर देंगे, है ना, by the government सेंट्रल बैंक, तो अगर हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स का, बिकॉज कमर्शियल बैंक उनको परचेज करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसा किसके पास आ जाएगा, RBI के पास आ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक के पास जब कम पैसा रहेगा तो कम लोन की तरह दे पाएगी, ठीक है। सो द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रिजर्व्स एंड रेजेज द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। सिमिलरली अगर जो RBI है किसी चीज़ को परचेज करेगी तो जो परचेज करता है उसकी जेब से पैसा जाता है, तो अगर RBI परचेज करेगी तो उसकी जेब से पैसा जाएगा, कहाँ आएगा, कमर्शियल बैंक के पास आएगा। जब कमर्शियल बैंक के पास आएगा तो अगेन लोन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसानी से अगर इस चीज़ को समझना है ना तो इस तरीके से समझना होगा स्टूडेंट्स कि भाई अगर कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, सस्ते में पैसा मिल जाएगा तो ज़्यादा लोन जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा तो वो पब्लिक के लिए भी महंगा बना देंगे, क्योंकि हमने हायरार्की पढ़ी है कि RBI, फिर बैंक्स और फिर पब्लिक। तो आपको ना सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि पैसा कहाँ से किधर जा रहा है। अगर कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ज़्यादा लोन्स देगा, अगर कमर्शियल बैंक के लिए ही महंगा पड़ रहा है तो हमारे लिए भी महंगा कर देगा। सो अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय RBI, यानी RBI के पास से चीज़ें जा रही हैं, फिर सेल कर रहे हैं तो उनके पास पैसा आएगा। जब RBI के पास पैसा आ जाएगा मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा, तो क्या होगा, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विल रिड्यूस, तो भाई लोन्स भी दे नहीं पाएंगे, मनी सप्लाई में पैसा कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर RBI बोलता है कि मैं परचेज करता हूँ, RBI ने परचेज किया, RBI की जेब से पैसे जाएंगे किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो क्या होगा, कैश रिजर्व विल इंक्रीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और क्रेडिट क्रिएशन भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली बढ़ेगा। समझ आया? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? So there are certain conditions, है ना, so conditions necessary for success of open market operations। क्यों open market operations जिसमें हम लोग buying and selling of securities कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। So there should exist as well as well developed and organized security market. The reserves of the commercial bank should be affected with the sale and purchase of securities। भाई commercial bank का जो reserves है उसमें अंतर आना चाहिए, और फिर the central bank should hold adequate securities to influence the money supply। अच्छा खासा उनका, एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, ठीक है। एंड देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अजम्पशन है एक तरीके से, ठीक है, यूजुअली नहीं आता एग्जाम में, बहुत रेयरली, ओके।
लास्ट जो हमारा इसमें अब ये पॉइंट वाला है जिसमें हम बात करते हैं LRR की, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो हमारा लीगल रिजर्व रेशो है इसमें दो तरह की सिक्योरिटीज आती हैं। एक हमारे पास होता है SLR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और एक हमारे पास आता है दूसरा दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो हमेशा RBI के साथ मेंटेन किया जाता है, और जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है ये हमेशा बैंक्स अपने पास खुद रखते हैं, ठीक है। So we can say that according to the legal reserve requirements, commercial banks are एक तरीके से उनको लॉ में बोला गया है कि भाई मेंटेन करके रखना पड़ेगा कुछ रिजर्व्स को। It is a very quick and direct method for controlling the credit creation power in the commercial banks. Commercial banks are required। अब देखो आ गया MCQ से वन लाइनर आ गया कि which is the quickest and the fastest form of controlling the credit supply। LRR को कंट्रोल कर लो, राइट। So commercial banks are required to maintain these two reserves account। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स दैट इज कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम बोलते हैं CRR। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट्स डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। अ चेंज इन द CRR affects the ability of commercial banks। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ये सारी चीज़ें। एन इंक्रीज इन CRR, अगर कैश रिजर्व रेशियो जो बढ़ गया, मतलब हमने बैंक्स को बोला कि 20% नहीं 30% बचा के रखो, तो क्या हो गया, लोग फिर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम आ गया कि भाई RBI ने बोला कि बचा के रखना है, खर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या खर्च कम कर पाएंगे, है ना, लोन कम दे पाएंगे। अब वहीं पे RBI बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस 10% बचा के रखो, बाकी का 90% तो आराम से खर्च करो, तो मतलब मैं ज़्यादा लोन दे पाऊंगी। सो दैट इज़ ये वाली चीज़ है कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, कितना RBI के पास मेंटेन करना है, और हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें क्या होता है कि कितना आपको खुद के पास रखना है बैंक्स को। सो इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड्स एंड टाइम लायबिलिटीज विद द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, खुद से मेंटेन करना। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही की दोनों चीजें आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखनी ही है। क्लियर, बस इतना याद रखना कि CRR क्या है भाई, विद RBI, ठीक है, और ये भैया विद ऑन, अपने पास खुद रखना है, ये हमारी जेब में रखना है, ये RBI की जेब में डालना है आपको पैसा। क्लियर हो गया, ऐसे समझ आ गया। चलो भाई याद रखना, दिस इज अ रिवीजन क्लास, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, फिर भी जितना मुझे पता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रही हूँ। रिवीजन है, रिवीजन की तरह ही पढ़ाऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, आप जाइए, प्रीवियस वीडियो सारे अपलोड हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से देखिए, सारी चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, so SLR is maintained in the form of designated liquidity assets such as excess reserves, है ना, encumbered, then we have government and other approved, ये सारी चीज़ें हैं, and securities और current account की तरह इसको मेंटेन करके हम रख सकते हैं। That's it, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सिक्स्थ वाला पॉइंट, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन? एक मार्जिन रखना पड़ता है, हम सुनते हैं ना यूजुअली जो बिजनेसमैन होते हैं उनके वर्ड आपने सुना कि मार्जिन रखनी पड़ेगी, इतनी ही मार्जिन, इससे ज़्यादा सस्ता नहीं कर पाएंगे। तो मार्जिन मतलब कि इसके आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको लॉस होने लगेगा। तो मार्जिन मेंटेन करना क्या होता है, एक तरीके से हम अपनी चीज़ों को सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो सिमिलरली बैंक्स भी एक मार्जिन रखते हैं। क्या होती है वो चीज़? सो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दी। तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू, एंड द मार्केट वैल्यू को MV से लिखा है मैंने, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। सिक्योरिटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? जब हम लोन्स वगैरह लेते हैं, यूजुअली जो बहुत बड़े लोन्स वगैरह हम लेते हैं जिसका ज़्यादा अमाउंट रहता है, उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी हम रखते हैं कि हाँ ठीक है, इसके बेसिस पे मेरे को आप लोन दे दीजिए, ताकि भैया बैंक्स को भी तो भरोसा होना भाई कि हम जो लोन दे रहे हैं हमारे पास वो वापस आएगा, पैसा हमारे पास वापस आएगा। तो उसके लिए हमें एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, उसका भी कुछ मार्जिन होता है। सो इफ द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%, सो द कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लोन अप टू 60% ऑफ द वैल्यू फॉर सिक्योरिटी। जैसे कि 1 लाख का कोई आपने कुछ अमाउंट रखा, ठीक है, उसने क्या बोला बैंक ने कि 40% आपको ना मार्जिन रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 लाख के आपने गहने वगैरह रख दिए, है ना, गहने वगैरह रख दिए, उसके बदले में आपको लोन चाहिए, लेकिन RBI ने क्या बोला है कि इसके बदले में 40% का हम लोग मार्जिन रखेंगे, क्योंकि भाई गहनों की वैल्यू गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए 40% का मार्जिन रखेंगे, 60% तक का आपको डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट बोल रही हूँ, लोन मिल जाएगा, मतलब 60,000 हम आपको दे सकते हैं।
पूरे 1 लाख नहीं मिलेगा, रिमेंबर, क्योंकि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट। सो दैट इज वाई बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से लोन्स एक तरीके से सस्ते कर देती है, कहीं महंगे कर देती है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट सोचो कि उन्हें 20% कर दिया तो 80,000 का लोन मिल जाएगा हमें 1 लाख के सिक्योरिटी के बदले में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सिक्योरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ लोन माइनस द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आया समझ में, चलो। सो अब इसका थोड़ा कॉस्ट जान लेते हैं। एन इंक्रीज इन द मार्जिन, अगर मार्जिन बढ़ गया तो क्या होगा, रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड द मनी सप्लाई। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। सो दैट इज वाई कितना मार्जिन होगा तो भाई कितने ही हम लोग को लोन मिलेगा। तो दैट इज वाई ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ फॉल इन द मार्जिन, अगर मार्जिन कम हो गया मतलब लोन मुझे ज़्यादा मिल सकता है तो ऑफ कोर्स मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। सो आरबीआई में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम कमोडिटी। जैसे कि एंटरप्रेन्योर के लिए अलग से लोन्स का सिस्टम रहता है, होम लोन का अलग रहता है, कार लोन का अलग रहता है, तो हर एक चीज़ का अलग अलग बोरोवर्स के लिए अलग अलग मार्जिन रेट्स भी हो सकते हैं। So margin is necessary to because a bank gives a loan equal to full value of security। हम बोल रहे हैं भाई 1 लाख का मैं आपको सामान दे रही हूँ तो 1 लाख का मुझे लोन भी तो चाहिए पूरा, ऐसा क्यों नहीं करती। अगेन अ वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज बैंक विल सफर अ लॉस इन द केस ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। 1 लाख का उसका आपने सिक्योरिटी रखी लेकिन उसकी प्राइस करके गलती से 40,000 हो गई या चलो 80,000 हो गई तो 20,000 का नुकसान तो हो गया ना बैंक के लिए, और बैंक कभी अपना नुकसान नहीं करेगी। सो दैट इज वाई उसको अगर लॉस ना हो बैंक्स को तो हम लोग मार्जिन को मेंटेन करके रखते हैं। तो वी विल हैव टू मेंटेन अ मार्जिन ताकि भाई बैंक्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके डन, आगे बढ़े, चलो। अदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो एक होते हैं हमारे पास, आपको ये वाला पूरा मैं आपको समझाती हूँ। जो क्रेडिट कंट्रोल हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो एक तरीके का फंक्शन है हमारे सेंट्रल बैंक का, एक होता है भाई क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब न्यूमेरिकल वेज में आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर। फिर दूसरे हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड्स, यानी एक तरीके से आपका मॉरल सुएशन है ना, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी क्वालिटेटिव मेथड्स में। क्लियर, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आपसे हो सकता है कि कभी क्वांटिटेटिव पूछ ले और कभी क्वालिटेटिव पूछ ले, तो भाई दोनों में अंतर होता है। क्वालिटेटिव में से 3 है हमारे पास, ठीक है, एमएमएस, ठीक है, दैट इज मार्जिन, मॉरल एंड एमएमएससी लिख लो, एमएमएससी दैट इज मार्जिनल, मॉरल एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, है ना। तो ये हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे RBROL, RBROL ऐसे करके कुछ आप अपना निमोनिक बना सकते हो। ओके, सो वे वी वर बैक टू दिस इज डन। सो अब हमारे पास है अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले जो हमारे पास आता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल सुएशन, ठीक है। मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, किसको भाई, सेंट्रल बैंक एक तरीके से क्या करता है, सेमिनार्स लेता है, स्पीच देता है, रेगुलेटरी बॉडी है तो भाई उसका काम है रेगुलेट करना। सो दैट इज वाई ये एक्सरसाइज होती है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एक तरीके से स्पीचेस होती है, हिंट्स होते हैं बैंक्स को कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक करो अपना काम। सो दैट इज वाई द रिवर्स बैंक जो हमारे पास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, फ्रीक्वेंटली अनाउंस करता है इट्स पॉलिसीज, पोजीशंस एंड बैंक्स को बोलता है कि भाई ढंग से फंक्शन करो, अगर ढंग से फंक्शन नहीं करोगे तो लाइसेंस ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, राइट। तो ये किस में आता है हमारे पास, मॉरल सुएशन में। एक तरीके से मॉरली आप एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो बैंक्स को कि अपनी फंक्शनिंग को ठीक कर लें, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास कि मॉरल सुएशन कैन बी यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अगर पहले तो भाई समझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे नहीं तो दंड देना पड़ेगा, राइट। सो जनरली सेंट्रल बैंक सक्सीड्स इन कन्विंस कर लेते हैं बैंक को, कोई भी ऐसा कुछ ना करना पड़े, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को मानना ही पड़ता है, बिकॉज आरबीआई क्या है, लास्ट रिजॉर्ट है, कोई हेल्प नहीं करेगा तो आरबीआई मदद करेगा, तो इसलिए इसके सामने थोड़ा झुक के रहना पड़ता है, राइट। सो हाउएवर कि ऐसा कोई एक्शन लेना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई डेफिनेटली लेगा एक्शन। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स।
तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स। तो कई बार क्या होता है, आरबीआई थोड़ा ये देखता है, क्योंकि आरबीआई को मेंशन करना एक तरीके से, मेक श्योर करना एक तरीके से कि इंडिया का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा हो, फाइनेंशियल टर्म्स का पूरा देखने का जिम्मा एक तरीके से उनके पास है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का, इसका यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब ये होता है आपका कि बेसिकली कि इसमें हम ये लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि सबका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो उसके लिए हमें क्या होता है, सिलेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। कई बार आपने बजट वगैरह में भी देखा होगा कि हम बोलते हैं कि एमएसएमईज को जो लोन से आराम से मिल जाएंगे, स्टार्टअप्स को लोन आराम से मिल जाएंगे, इस पे लोन थोड़ा महंगा मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से हम लोग चॉइस मेक कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर को इजीली लोन अवेलेबल कराना है और कौन से सेक्टर के लिए महंगा करना है कि कैसे उनको एक तरीके से पैसे मिल पाए। सो दैट इज वाई अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे selective controls की, so under selective credit controls the RBI gives direction to other banks to give or not give। क्रेडिट का मतलब आप समझो बेसिकली लोन से है, ठीक है, लोन फॉर सर्टन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब चूज कर रहे हो कि कौन से सेक्टर को मुझे ज्यादा पैसा देना है और कौन से सेक्टर को मुझे कम पैसा देना है। सो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, राइट। सो इन पॉजिटिव मैनर इट मीन्स यूजिंग मेजर्स टू चैनलाइज क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स की कौन सी प्रायोरिटी पे आप रख रहे हो, किसको प्रेफरेंस आप ज़्यादा दे रहे हो। आपने सोचा कि नहीं, सर्विस इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी अच्छा खासा मनी जनरेट हो रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर हमें काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। तो आपने उनके लिए और ईजी कर दिया लोन्स लेना, ताकि वो लोन्स ले, अपना डेवलपमेंट करें और इंडिया की डेवलपमेंट में भी एक तरीके से आपको प्रमोट करें, हेल्प करें, ठीक है। तो आपने जब चूज किया ये कि किसके लिए महंगा करना है, किसके लिए सस्ता करना है, यू हैव मेड अ डेलिबरेट चॉइस फॉर इट। दैट इज वाई इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेथड हो सकते हैं। और साथ ही में चैनलाइज करता है क्रेडिट, लोन्स चैनलाइज करता है कि किस सेक्टर को ज्यादा लोन मिलना चाहिए। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बी क्विक, ओके। चलो जी, डन, ओके। सो द प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया MSME। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमने क्या बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम उनके लिए लोन्स आसान कर देंगे। तो आपने डेलिबरेट चॉइस मेक करी, राइट। सो इन नेगेटिव मैनर इट मीन्स यूजिंग मेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। पॉजिटिव क्या होता है कि आप सही जगह पैसे को एक तरीके से कर रहे हो, कोशिश की पैसा सही जगह पहुंच जाए। जब आप गलत जगह कर रहे हो तो नेगेटिव सेक्टर है, राइट, नेगेटिव वे में आप कर रहे हो। नाउ वी हैव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, जहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, कंट्रोल करता है क्रेडिट थ्रू वेरियस मेथड्स, क्योंकि मनी सप्लाई का एक तरीके से उनके पास सिस्टम है, वो इशू करते हैं करेंसी, तो उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है कि कितना पैसा मनी होना चाहिए पब्लिक के पास और कितना नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके दो मेथड्स हमने अभी पढ़े, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, राइट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव मेथड की, उसमें क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LIR, हमने ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, राइट। और वहीं पे जब मैं बात करती हूँ क्वालिटेटिव की, तो उसमें मॉरल सुएशन आ गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ गए, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स आ गए, दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर, राइट। सो अगर ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके वैसे, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं आर जनरल इन नेचर एंड इफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स मेकिंग यूज ऑफ बैंक क्रेडिट। हाउएवर जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आर स्पेसिफिक। जो क्वालिटेटिव होते हैं ना, जैसे कि वार्निंग वगैरह हम किसी एक इंसान को दे रहे हैं, किसी एक बैंक को दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मतलब जो सबको फॉलो करना पड़ता है, ओके। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो मेरा क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, और जो हमारे क्वालिटेटिव होते हैं वो हमारे सेलेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रोल होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, ओके जी। तो ये सारे हमारे मेथड्स थे। क्वांटिटेटिव में आता है हमारे पास रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वहीं पे हमारा जो क्वालिटेटिव होता है उसमें मॉरल सुएशन आता है। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। नाउ कस्टोडियन ऑफ, जो नेक्स्ट मेरा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इज कस्टोडियन। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स पढ़ा था। सिमिलरली एक और हमारे पास फंक्शन होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग फॉरेक्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। सो द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब होता है जो कंपनी के पास फॉरेन करेंसी है ना, कंपनी बोल रही हूँ सॉरी, कंट्री के पास जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है उसको मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, मेक श्योर करना कि उसका डिवैल्यूएशन ना हो करेंसी का, उसका एक लेवल मेंटेन रखने का किसकी जिम्मेदारी है, RBI की, right? So the function enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. According to regulations of foreign exchange, all foreign currencies exchange transactions are routed through RBI. मतलब RBI के पास सबकी जानकारी होनी जरूरी है, RBI इस तरीके को फंक्शन करता है. Clearly take a screenshot of it quickly. Be quick. Done, students? Okay. Moving on, centralization of foreign exchange transactions with the Reserve Bank serves two objectives. ठीक है, क्यों हमने सेंट्रलाइजेशन करके रखा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि पूरी अथॉरिटी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही क्यों गिवन कर रखी है? तो पहला क्या है, इट हेल्प्स द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. हमने देखा है, हम देखते हैं कि भाई जो $1 है, $1 है, हमने देखा कि वो अब 83 रुपीज़ चल रहा है, कभी 84 चल रहा है, कभी 82 चल रहा है. मतलब $1 के लिए आपको 83 रुपीज़ देने पड़ेंगे, है ना. अभी आने वाले क्लासेस में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स एज वेल. लेकिन हमने सिर्फ RBI को ही इसका रोल क्यों गिवन है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक तरीके से उसके पास अथॉरिटी है टू स्टेबलाइज द करेंसी, राइट. नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन परसुइंग अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री. बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज BOP. ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रख के रख लो. इसका क्या आंसर है स्टूडेंट्स कि वाई. सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपने अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है. सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पूरी पावर अपने पास रखना, और डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है कि पावर को एक तरीके से आप डेलीगेट कर रहे हो. यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि RBI ने पूरा कंट्रोल अपने पास क्यों रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस. फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. See, I give you time to take screenshots so that you are able to make your own notes, students, right? Because books वगैरह में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें गिवन हैं, और जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको भले कितना अच्छा, लेकिन आपको लिखना नहीं आता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? So banks are the backbone of an economy. We all know that, right? Commercial bank and central banks are two types of banks which we are going to study. हमने पढ़ा भी है. And the commercial banks are responsible for accepting deposits and granting the loans. Whereas जब हम बात करते हैं central bank की, वो work करता है as a regulatory body. हमने हमेशा से आपको बताया है कि पहले आता है हमारे पास Reserve Bank of India, या मैं बोल सकती हूँ कोई भी central bank. ठीक है, RBI कब आया है भाई? 1935 में. उसके अंडर आते हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास पब्लिक. तो पब्लिक का इंटरेक्शन किससे होता है? कमर्शियल बैंक से. और कमर्शियल बैंक का इंस्ट्रक्शन इससे होता है. लेकिन कमर्शियल बैंक एक तरीके से RBI से भी कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन कभी पब्लिक नहीं कर सकती. पब्लिक कभी भी जाके RBI में अकाउंट नहीं बना सकती, RBI से पैसे नहीं मांग सकती, उनको कमर्शियल बैंक से पास ही जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे डिपॉजिट्स को, लोन्स भी हमें ग्रांट करते हैं, RBI नहीं करता है. ठीक है, लेकिन सिमिलरली सेंट्रल बैंक क्या करता है, वर्क करता है एज अ रेगुलेटरी बॉडी. रेगुलेटरी बॉडी मतलब हर एक चीज़ अच्छे से रेगुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मेक श्योर करता है कि RBI एक तरीके से मेक श्योर करेगा कि कमर्शियल बैंक्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं. फाइन, सो दैट इज हमने पढ़ा कि RBI कॉर्ड करता है ना, कंट्रोल करता है, एक तरीके से ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को. ओके, तो ये आपको समझना है. सो व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? सो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस. कौन कौन से? जैसे कि पहला आ गया हमारे पास एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. हम पैसे जमा करने चाहते हैं किसी बैंक में, ठीक है. मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. हमें लोन्स ही मिलते हैं, दैट इज वाई हम इसको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं. कमर्शियल की होता है समथिंग विच इज फॉर प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हमारे इंडिया में कौन कौन से? SBI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है. दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स, राइट. सो व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी है, एक सुप्रीम बॉडी है जो रेगुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ऑपरेट करती है, डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को ऑफ अ कंट्री. सो एज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आर पेक्यूलियर, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक.
एक ही सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, 4-5 नहीं हो सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कौन सा सेंट्रल बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूड करेंसी अथॉरिटी, इश्यू ऑफ करेंसी आरबीआई के पास है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उसके पास है, साथ में वो बैंक्स को भी हेल्प करता है, गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो अब हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड हमारा सेंट्रल बैंक। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस लाइक, फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएशन है, याद रखना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को कमर्शियल बैंक, लोन्स भी हमें कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, और एक और चीज आपको याद रखना कि वी कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स फॉर द प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब मैं बात करती हूँ सेंट्रल बैंक्स की, इसमें क्या है? एक पेक्यूलियर मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि या तो वो गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है, बैंक्स को हेल्प कर सकता है ना, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व करके रख सकता है, कैश रिजर्व्स का ध्यान रख सकता है। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है? सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक एक जो हमारा है बैंक, पूरा एक अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। क्या करता है? कॉर्ड करता है, ठीक है। कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट करता है एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री को, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ओनरशिप किसके पास रहती है? सो कमर्शियल बैंक कैन बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट, हमारा मेन सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, या तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। तो ओनरशिप कमर्शियल बैंक की उनके पास रहती है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ हमारे सेंट्रल बैंक की, जो कि हमारा आरबीआई है, उसका ओनरशिप किसके पास है? ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं, राइट। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बी क्विक, वी कांट वेस्ट एनी टाइम। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस की अगर बात करते हैं, अ कमर्शियल बैंक इज जस्ट अ यूनिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग एंटायर सिस्टम। जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेंट्रल बैंक तो एक ही है, राइट। सो दैट इज वाई अगर स्टेटस की बात करते हैं तो द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट, और एक ही होता है। वहीं पे बात करते हैं कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकते करेंसी को, सेंट्रल बैंक एक सोल अथॉरिटी है फॉर इशूइंग द करेंसी इन एन इकोनॉमी। वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? प्रॉफिट हमें अर्न करना है, मैक्सिमाइज करना है हमारे प्रॉफिट्स को। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ सेंट्रल बैंक की, तो इसका मोटिव क्या होता है? वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डीलिंग। कमर्शियल बैंक जो होते हैं डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं, जो हमारे पास सेंट्रल बैंक होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करते हैं। ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये पॉइंट्स, ये वन लाइनर की तरह एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाते हैं। दैट इज वाई आपको याद रखना है एक एक पॉइंट कि क्यों, किससे क्या डिफरेंट है। ओके, देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक की तो भरमार पड़ी हुई है, प्राइवेट भी है, स्टेट भी है, सब है, ठीक है। वहीं पे सेंट्रल बैंक तो सिर्फ एक ही होता है, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी, quickly. We are almost there. We are almost going to finish this session. Almost this chapter is complete. So students, this was all about this video. हमने मनी और बैंकिंग के पूरा हमने पढ़ लिया है। मनी को हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, बैंकिंग को पार्ट 2 में पढ़ा। स्टूडेंट्स बहुत ही लेंदी है, लेकिन आपको समझना होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जामिनेशंस का। जो भी आपको ऐसा लग रहा है टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया है, आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आप इसका जो डिटेल वीडियो हमने, बिकॉज डिटेल हर एक वीडियो को कवर किया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, वो जाके आप देख सकते हो। फॉर रिविजन पर्पसेस आई हैव ट्राई टू कीप इट टू द पॉइंट, लेकिन उसमें भी इतना टाइम लग गया बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी थी। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, आपके पास फंक्शंस थे, आपके पास मनी सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें थी, मनी क्रेडिट से आपका सिचुएशन पूरी हमने पढ़ी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, है ना, बैंकिंग के क्या क्या सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आपको भी रिवाइज करते रहना है। कोई भी डाउट आता है आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना है स्टूडेंट्स, बिकॉज एट मैग्नेट ब्रेन्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई। हम लोग दूसरे स्टेट बोर्ड्स को भी एजुकेशन पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें, अच्छे से प्रोवाइड करें। दैट इज फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। उसके लिए भी हैव अ सेपरेट चैनल, दैट इज अ हिंदी मीडियम चैनल। आप वहाँ पे जाके भी सारी चीज़ें देख सकते हो। फॉर सीबीएसई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास
किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड फॉर इन हिंदी मीडियम चैनल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, एवरीवेयर। ओके, साथ में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन रहती है, तो आपको जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग कि आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर हो, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, बिकॉज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिस्टेड आउट मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑन दैट नोट, कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, कभी भी आपको डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर लगता भी कभी डाउन तो आपको अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंस को गेन करना है, बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड आपको पूरी जान लगा देनी है कि आप अपना 101% दो, राइट। सो ऑन दैट नोट, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।